हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को और उसके ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझने से पहले हम पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, राइट। तो एक फेमस प्रिंसिपल होती है, कोट है। कोट क्या है कि सारे एग्स को ना एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। सेम वे बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको अपना पूरा पैसा किसी एक एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब बात एक एसेट्स की कही जा रही है या किसी एक सिक्योरिटी की कही जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 लाख या 10 लाख, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और अब बीइंग एन इन्वेस्टर मैं कह रही हूँ कि मैं 10 लाख रुपए से रिलायंस की सारी सिक्योरिटीज़ परचेज करूँगी। तो पूरा का पूरा पैसा मैंने सिर्फ एक एसेट्स में डाल दिया, सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में डाल दिया, वो भी रिलायंस की एक कंपनी के एक शेयर्स में मैंने अपना पूरा फंड डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टर को कभी भी अपने पूरे फंड को किसी एक सिक्योरिटी में नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये नोशन है ना कि सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, सेम वे, राइट। तो करते क्या है इन्वेस्टर्स, क्या करते हैं, वो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में अपने पूरे जो इन्वेस्टमेंट का फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। किस बेसिस पे? उनके रिस्क एंड रिटर्न के प्रोफाइल के बेसिस पे कि किस में कितना रिस्क है, किस में कितना रिटर्न है। इस हिसाब से वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं और फिर अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, राइट। तो पोर्टफोलियो क्या हो गया? पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गई, राइट। बहुत सारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं, या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। जब आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग, आप ऐसे समझिएगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप अपने पैसे को, अलग अलग एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनके रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो हम उसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो है। क्लियर है? अब रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एंड रिटर्न का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो ये जो 2 टर्म है ना, रिस्क एंड रिटर्न, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बेसिकली जब हम पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो रिस्क है ना, एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क जो है आपके सामने, उसमें आप मैक्सिमाइज रिटर्न करें, या जितना रिटर्न आप चाह रहे हैं उसमें रिस्क के लेवल को आप रिड्यूस करें। तो जब हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हर एक सिक्योरिटीज़ का अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और फिर हम उसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिक्योरिटीज़ में 10% का रिस्क है तो हम वो सारी सिक्योरिटीज़ लें जिसमें 10% का रिस्क हो, है ना, या हम वो सब सिक्योरिटीज़ लें जिसका बीटा इतना हो। नहीं, हमको अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग सारे फंड्स को किसी एक एसेट्स में, हमको अपने फंड्स को एक ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी बात को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, रिस्क एंड रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डाइवर्सिफाई करना। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग फंड, मतलब अपने फंड को ग्रुप ऑफ एसेट्स में, अलग अलग एसेट्स जो आपने तैयार किए, ग्रुप रेडी किया कि कुछ शेयर्स है, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के हैं, तो अलग अलग जो आपने ग्रुप ऑफ एसेट्स तैयार किया ना, उसमें फंड को इन्वेस्ट करना, ये डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, रिस्क के लेवल को, जो वॉलेटिलिटी होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करके, है ना, अलग अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करके हम उस रिस्क को रिड्यूस करते हैं, वही डाइवर्सिफिकेशन कहता है। तो पोर्टफोलियो हमेशा कहता है कि भाई आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब डाइवर्सिफाइड होने का मतलब और रिस्क एंड रिटर्न को, रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब, या डाइवर्सिफिकेशन रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे होने का मतलब, इस चीज़ को भी समझिएगा। देखिए, अगर ये ऐसा कहा जाता है इन्वेस्टमेंट में कि देखिए, अगर आपने अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाया, तो मान लीजिए किसी एक जगह नुकसान हो रहा है तो किसी एक जगह फ़ायदा हो रहा हो, तो जिससे क्या हो जाए, नुकसान और फ़ायदा बैलेंस हो जाए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है पर कहीं पे थोड़ा बहुत लॉस है, तो वो आपका मेंटेन हो जाएगा, वो लॉस जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह कहीं बहुत ज़्यादा लॉस है पर कहीं तो रिटर्न आपको अच्छा मिल जा रहा है, तो वो लॉस हम फिर मिनिमाइज़ कर लेंगे। कहने का मतलब ओवरऑल आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही वैरायटी ऑफ एसेट्स, इसी तरह से हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे और इसी तरह की एसेट्स की कॉम्बिनेशन को हमें चूज़ करना होता है जहाँ पे ये चीज़ हो जाए, मतलब जो रिस्क का लेवल है, जो रिटर्न का लेवल है, वो बैलेंस हो जाए। क्लियर है? सो पोर्टफोलियो के लिए
इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्टफोलियो को हमें ऐसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ है ना वो नेगेटिवली कोरिलेट करती हों, मतलब उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन हो। इस नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ना एक दूसरे से रिलेट नहीं करो, पॉजिटिवली रिलेट ना करो कि अगर एक का रिटर्न बढ़ रहा है तो दूसरे का भी रिटर्न बढ़े, एक का रिटर्न डाउन जाएगा तो दूसरे का भी रिटर्न डाउन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिवली कोरिलेट करे, अगर एक रिड्यूस हो रही है ना तो दूसरा ये ज़रूरी है कि वो बढ़े ही बढ़े, है ना। अगर एक डिक्रीज़ कर रहा है, एक का रिटर्न डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरे का रिटर्न इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर एक का इंक्रीज़ कर रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है हम चाहेंगे कि हमेशा दूसरे का भी इंक्रीज़ करे, पर जनरली प्रैक्टिकल में ये होता नहीं है। तो अगर कोई एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा ऐसी सिक्योरिटीज़ होनी ही चाहिए जो इंक्रीज़ कर रही हो, तो नेगेटिवली कोरिलेट करे। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जब भी माइंड में आए, पोर्टफोलियो क्या है, तो बहुत अलग अलग नेचर की सिक्योरिटीज़ में पैसों को इन्वेस्ट करना, बहुत अलग अलग सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करना, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स तैयार करना इस बेसिस पे कि उनका रिस्क कैसा है, उनका रिटर्न कैसा है और वो नेगेटिवली एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हों। क्लियर है? उस बेसिस पे इनको कंबाइन करना, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो अब हम बात करें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। राइट, पोर्टफोलियो तो क्लियर हो गया। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो गया? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस हो गया, राइट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है समझ में आ गया आपको? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, और अगर लगता है कि कुछ चेंजेस करना तो उसको वापस से रिवाइज करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। एक आइडियल डेफिनेशन की तरह बात कही गई है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो गया? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं किस चीज़ को? इन्वेस्टमेंट मिक्स को, है ना, अलग अलग सिक्योरिटीज़ की कॉम्बिनेशन को, जो इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर सके, उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सके विथ अ मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न। दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है? एक एसेट्स मिक्स रेडी करना है, ऐसे रेडी करना है कि जो भी इन्वेस्टर है, जिसका भी पैसा है ना, उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, साथ ही उसको मिनिमम रिस्क बियर करना पड़े और मैक्सिमम रिटर्न वो अचीव कर सके। यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है, और जो लोग इसे करते हैं उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। क्लियर हो गया? सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील्स विद द सिक्योरिटी को एनालाइज करना, पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। पहले तो अलग अलग सिक्योरिटी को एनालाइज करें कि इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ कैसे जा रही है, ये कंपनी का कैसे डेप्ट है, ये क्या, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को आप एनालाइज करो, फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो, उसको एनालाइज करो, फिर सेलेक्ट करो कि नहीं ये पोर्टफोलियो बेस्ट बनता है। भाई बहुत तरह की सिक्योरिटीज़ हैं तो बहुत तरह के कॉम्बिनेशन भी तो रेडी होंगे कि इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, नहीं इसको इतना करे, इसको इतना करे, इसको इतना करे, तो कॉम्बिनेशन बहुत होगा। तो इसलिए आप पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करना पड़ता है एंड बेस्ट पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करिए, इवैल्यूएट करिए, रिवाइज करिए। तो इसी पूरे प्रोसेस को ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं कि जब पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा रहा है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? सो फर्स्ट एंड एट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को क्रिएट करना या कैपिटल की ग्रोथ करना। मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने फंड इन्वेस्ट किया है ना, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आपकी, आपके पोर्टफोलियो की जो भी फंड इन्वेस्ट किया वही तो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई। आपने 10 लाख रुपए लगाया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। तो जो भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड है ना, वो ओवर अ टाइम इंक्रीज करना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो की, कैपिटल इन्हांस होना चाहिए। हम 10 लाख का लगाए हैं तो फंड हमारा 10 लाख ही रह जाए, ऐसा नहीं है, वो 10 लाख का फंड हमारा 1 करोड़ बन जाए, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेल्थ को क्रिएट करना, कैपिटल में ग्रोथ करना, है ना, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को ओवर अ टाइम इंक्रीज करना। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या हो गया? रिस्क को रिड्यूस करना और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। अब इसका मतलब क्या हो गया? रिटर्न मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि आप हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, जो भी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिक्योरिटीज़ का जो भी गिवन लेवल ऑफ रिस्क है, जो मेंशन रिस्क है कि भाई इतना रिस्क इन सिक्योरिटीज़ में है ही है ना, आपने जो कैलकुलेट किया उसके रिस्क को, एट गिवन लेवल ऑफ रिस्क, उस रिस्क पे आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न अचीव करना, ये आपका कहलाता है कि मैक्सिमाइज रिटर्न करना। क्लियर? उसी तरह अगर हम कहें रिड्यूस रिस्क करने का क्या मतलब हो रहा है, तो आपको अपने फंड को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है जो सिंगल एसेट से लॉस हो सकता है, जो सिंगल एसेट में रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी वजह से जो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है, वो उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाए, उतना उसका इम्पैक्ट ना पड़े। इस तरह से फंड को इन्वेस्ट करना कि मतलब हमने एक जगह पैसा लगाया और एक जगह ऐसा रिस्क है उस फंड में कि अगर बढ़ा 1 लाख रुपया तो 4 लाख हो जाएगा और गया तो 1 लाख पूरा चला जाएगा।
तो मैंने ये रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, रिस्क लिया, और कि अगर हुआ तो 4 लाख हुआ और नहीं हुआ तो पूरा 1 लाख चला गया, राइट। तो अब करना क्या है कि मुझे दूसरी तरफ एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए कि मैं इतना रिटर्न पा जाऊं कि जो मेरा 1 लाख ये डूब जाए ना, उतना तो मुझे रिटर्न मिले ही मिले, एडिशनल और रिटर्न मिल जाए। तो इस 1 लाख के लॉस को हम बियर कर पाएंगे, और अगर लॉस नहीं हुआ तो फ़ायदा हुआ, तो 4 लाख का पूरा पूरा फ़ायदा हो गया। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, उस सिंगल एसेट, सिंगल सिक्योरिटी से जो भी लॉस हो सकता है, जो रिस्क आपने बियर किया उसके वजह से जो लॉस हो सकता है, उस लॉस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये इसे कहते हैं रिड्यूस रिस्क करना। यहाँ पे रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब समझिएगा, ये चीज़ हो जाती है। क्लियर है? तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है कि भाई रिस्क को रिड्यूस करना और हमारे रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, हमारा पोर्टफोलियो इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम जनरेट करना। इनकम जनरेट करने का यहाँ पे मतलब हो गया कि एक रेगुलर इनकम को मेंटेन करना, राइट। रेगुलर इनकम की बात हो गई कि मतलब एक स्टेबल रिटर्न आपको हमेशा मिलता रहे, वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में, या कोई भी अदर पे आउट हो सकते हैं, पर आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ उन पोर्टफोलियो से इनकम आती रहनी चाहिए, है ना। तो ये एक इनकम जनरेट करती रहे आपकी पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करे, हमने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ बनेगा, बात वो नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ बनेगा, पर साथ में हम जितने समय तक के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखें, उतने समय में भी हमें कुछ पैसे आते रहने चाहिए, कि स्टेबल इनकम हमको आती रहनी चाहिए, कि स्टेबल रिटर्न हमें मिलना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में होगा, जैसे मैंने बताया डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह। क्लियर है? तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का आप ऐसे समझिएगा कि आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड हमेशा अवेलेबल रहे जब भी आपको ज़रूरत पड़े। मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जिसको आप ईजिली लिक्विडेट करके फंड, मतलब इन कैश उसे कर सकते हो और आपको नुकसान ना होने पाए। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए कि लिक्विडिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आता है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स एफिशिएंसी को ऐसे समझिएगा कि कई बार जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि उनको टैक्स को रिड्यूस करना, उनको फंड इस तरह से इन्वेस्ट करना कि उनके ऊपर टैक्स का ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्लियर है? तो हमको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप पे चार्ज होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से फंड को इन्वेस्ट करना है कि टैक्स एफिशिएंट भी रहे, टैक्स का प्रेशर, टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना पड़ने पाए। ठीक है? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, राइट। सो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस या एक एक्टिविटी होती है, और ये पूरा प्रोसेस या एक्टिविटी 7 फेजेस में डिवाइड है। ठीक है? यही वो 7 फेजेस हैं जिनको हम कहते हैं कि 7 स्टेप्स हैं, जिनके बेसिस पे ये पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। और ये 7 स्टेप्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पूरे 7 फेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 7 फेजेस को समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने जाते हैं ना, शुरू करते हैं पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, तो पहला हमारा स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करना। इसी को बोला जाता है कई जगह पे कि इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। ठीक है? कि आप जिस चीज़ के लिए, जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने जा रहे हैं, इस पोर्टफोलियो को फ्रेम कर रहे हैं, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का वर्क करने जा रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो डिसाइड करिए, या उस इन्वेस्टर का गोल क्या है वो आइडेंटिफाई करिए। दूसरा आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं उनको डिसाइड करना है। फिर आपको एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेना होता है। फिर आप जो सिक्योरिटीज़ है उसको एनालाइज करिए और सेलेक्ट करिए। देन आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करिए। पोर्टफोलियो, या इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं, या पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करना कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए, या इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो, एंड देन आता है रिवाइज द पोर्टफोलियो। अभी जो लास्ट के 2 स्टेप है ना, पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना और पोर्टफोलियो रिवीजन, ये दोनों ना इंटरचेंजेबल है। मतलब कहने का हो गया कि कई बार रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो हम पहले करते हैं एंड देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। अब कैसे? अब ऐसे समझिएगा कि जब आप पूरा काम कंप्लीट कर लिया, आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया, पोर्टफोलियो स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देन आपको क्या करना होता है, आपको ये चेक करना होगा ना कि भाई जिस तरह से हमने सोचा था, जो रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था, जो भी चीज़ें हमने सोची थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमको उसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड देन हमें उसे क्या करना होगा, रिवाइज। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से हमने अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज किया कि हमारा पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे चेंज हो गया, एंड देन जो रिवाइज करके हमारा पोर्टफोलियो फ्रेम हुआ, हमको फिर से उसकी परफॉर्मेंस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो वो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बात समझ में आएगी? इसीलिए रिवीजन और ये इवैल्यूएशन जो है इंटरचेंजेबल है।
ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स गोल, राइट। जब आप पोर्टफोलियो को फ्रेम करने जा रहे हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, तो पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो आपको इन्वेस्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, जिसके पैसे आप लगाने जा रहे हैं, उस इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करिए कि रीज़न क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, राइट। तो जैसे एक चीज़ होता है कि आप उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, उनकी नीड, कि वो जो इन्वेस्टर है वो क्या चाह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको समझिए। लाइक कि वो सेफ्टी पर्पस से इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, वो रेगुलर इनकम चाहते हैं, स्टेबल इनकम चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, टैक्स सेविंग उनका पर्पस है या लिक्विडिटी नीड है। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो जब तक आप इन्वेस्टर्स के गोल, उनके ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अच्छी सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो पहले तो आपको उनकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि आपको अपने इन्वेस्टर्स के रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को एसेस कर लेना चाहिए, राइट, कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कंजर्वेटिव रिस्क बियरर है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है, वो किस तरह से रिस्क लेना चाहते हैं। तो जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी, आप सिक्योरिटीज़ को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन रेडी नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम हॉरिजन। आप वो भी डिटरमाइन करिए कि जो इन्वेस्टर है वो पैसे जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कब तक के लिए करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम हॉरिजन होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के जो एसेट्स हैं, जो आपके एवेन्यूज़ हैं, फाइनेंशियल एवेन्यूज़ हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो आपको पहले इन्वेस्टर्स के गोल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा। अब जब आपने इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे सामने इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर गोल की वजह से ही आते हैं, उनकी नीड रिक्वायरमेंट्स कैसी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हमारे सामने आने वाले हैं। अब पहले मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है क्या चीज़। देखिए, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये आपको वो बाउंड्रीज बताता है जिसके अंदर रह के आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को वैसा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव या जो सिचुएशन उन्होंने सोची थी वो चीज़ें फुलफिल हो जाए। इस तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपको उन्हीं लिमिटेशन को फॉलो करते वक्त उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रह के डिसीजन ऐसे लेने हैं कि इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए, उसका रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। तो वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। अब जनरली जो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है ना, उसके लिए 5 मेन टाइप्स होते हैं और उसका एक्रोनिम्स है LRRUT। ठीक है, मतलब क्या हो गया, लिक्विडिटी, रेगुलरिटी, रिटर्न, यूनिकनेस एंड टाइम हॉरिजन। यही वो कांस्टेंट हैं जो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर को फेस आउट करना पड़ता है और उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके सामने कौन सा कांस्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि लिक्विडिटी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या हो गया कि अगर आपका इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव था कि उसे लिक्विडिटी मेंटेन करना है तो आपके सामने लिक्विडिटी कांस्टेंट आ गया। अब लिक्विडिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उनको जब भी ज़रूरत पड़े कैश की, आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो आप बीइंग एन पोर्टफोलियो मैनेजर, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को प्रेफर करना पड़ेगा जो ईजिली ट्रेडेबल हो, है ना, जो तुरंत ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गया। अब आपका जो भी पोर्टफोलियो तैयार होने वाला, जो सिक्योरिटीज़ का आप सिलेक्शन करने वाले हैं, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना पड़ जाएगा ना। लिक्विडिटी आपके लिए बाउंड्री सेट हो गई तो आपको म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इसी तरह के ऑप्शन सामने आएंगे, आप और सारे एवेन्यूज़ को नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो ये कॉन्स्टेंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आपके इन्वेस्टर के गोल से ही आता है। ठीक, इसी तरीके से एक और हमारा आता है रेगुलेटरी और लीगल कांस्टेंट। ये जो है ना एक कॉमन है, मतलब बेसिकली इसमें क्या हो गया कि जो लॉ है ना, जिसके अंदर हम अपना वर्क करते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस फ्रेम कर देती हैं। जैसे कि पेंशन फंड्स के केस में क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, वो अपना पेंशन फंड इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, लीगल रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि भाई उतना ही परसेंट वो इक्विटीज़ में, अपने पेंशन फंड का उतना ही परसेंट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, उससे एक्सेस फंड वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता है। इसी तरह अगर फॉरेन इन्वेस्टर है वो, तो उसको फेमा के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो फॉलोअप करना पड़ जाता है। म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे सेबी के कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं जिसके अंदर ही रह के काम करना पड़ता है। तो कुछ रेगुलेटरी कांस्टेंट भी हमारे सामने आते हैं जिनको
आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस पर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स सामने हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। तो रिटर्न रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया कि डिज़ायर्ड रिटर्न, उनके जो भी इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उनका गोल था, उसको मीट आउट करने के लिए वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब मिनिमम रिटर्न जो उनको एक्सेप्टेबल होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिक सर्कमस्टांसेस। यूनिक सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब हो गया कि कई इन्वेस्टर्स के कुछ अपने पर्सनल बिलीव्स होते हैं, कुछ अपनी एथिकल प्रेफरेंसेस होती हैं और वो वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए सारे एवेन्यूज़ नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ पर्सनल बिलीफ है ना तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि भाई हम सिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। सिन स्टॉक क्या होता है, मतलब जो चीज़ें खराब है लोगों के लिए, लेकिन टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग, इस तरह के चीज़ों में, इस तरह के कंपनीज़ के शेयर्स या इस तरह की कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिन स्टॉक्स हैं, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी अपनी एथिकल और उनकी पर्सनल बिलीव्स है। इसी तरीके से कुछ इन्वेस्टर होंगे, वो कहेंगे कि भाई हमें ESG का ध्यान रखना है, मतलब इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ को, जो इस तरह की कंपनीज़ हों जो ESG को प्रेफर कर रही हों ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रेफर कर रही होंगी, मुझे उस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे वो कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको वो यूनिक सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपके इन्वेस्टर्स की ऐसी कोई चीज़ है, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन बट ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है कि आप जो फंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना। आपका इन्वेस्टर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको वही सिक्योरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव और उसके कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव का काम कंप्लीट हो गया, फिर हम क्या करते हैं, एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेने का मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बेसिकली एसेट्स मिक्स का डिसीजन वो डिसीजन होता है जहाँ पे आप प्रोपोर्शन सेट करते हैं कि भाई आपके फंड का कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डिवेंचर में करना है, कितना कमोडिटी में करना है, कितना रियल एस्टेट में करना है। मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं उनमें कितना कितना फंड आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। क्लियर है? उसी को हम कहते हैं एसेट्स मिक्स का डिसीजन लेना। अब कुछ की एसेट्स क्लासेस हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आप फंड अपना इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत हाई रिटर्न देता है पर हाई रिस्क भी रहता है। इसी तरीके से डेब्ट हमारा नेक्स्ट एवेन्यूज हो सकता है, जिसमें बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये लो रिटर्न देता है पर रिस्क भी बहुत लो होता है, क्योंकि फिक्स रिटर्न, हमको डिवेंचर है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, तो यहाँ पे रिस्क भी लो है, रिटर्न भी लो होता है ना। फिर हमारा गोल्ड और कमोडिटी होता है, ये इन्फ्लेशन को हेज कर देता है, ठीक। इसी तरह रियल एस्टेट हो गया, ये लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करता है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। इसी तरह कैश या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट को ना, तो आपको ये एवेन्यूज भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास ये इस चीज़ के लिए ऑप्शन आते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी चाहिए तो आपको हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे जाएंगे, उन्हीं में से सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ कि किसी की जो इन्वेस्टर है उसका जो रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट हो, मतलब मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो अपना एसेट मिक्स डिसीजन कैसे ले सकता है। जैसे वो कह सकता है कि भाई 50% मेरे फंड का इक्विटी में इन्वेस्ट कर दीजिए, 30% डेब्ट में कर दीजिए, 10% गोल्ड में करिए और 10% जो है आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करिए। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपना एसेट्स को क्लासीफाई करा दिया, एसेट्स को अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को बोलते हैं एसेट्स मिक्स डिसीजन। मतलब प्रोपोर्शन सेट करिए आपकी इसमें कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक। तो देन हमारा इसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिलेक्शन, राइट। अब सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ हैं या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ है ना, हम उनको एग्जामिन करते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में, राइट, कि किस तरह के इनका इकोनॉमिक क्या एनालिसिस है, कंपनी एनालिसिस क्या, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या, टेक्निकली इनको एनालाइज करेंगे। इस तरह से हम पूरा सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं, ठीक है। और फिर हम सेलेक्ट करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को जो हमें एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हो आज भी और कल भी, राइट। सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, कंपनी एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। इस तरह से हम सारा एनालिसिस करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम पहले अब सिक्योरिटीज़ एनालिसिस कर ले। जब हमारे सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन हो जाता है ना, देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, दैट इज कंस्ट्रक्ट
पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। ये वो मेन स्टेप है जहाँ पे एक्चुअली हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, जहाँ पे हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रोपोर्शन जो हमने फिक्स कर रखा है ऑलरेडी, उसी के बेसिस पे हम इन सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करके सेट करते हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई उसको रिटर्न बहुत मिले और रिस्क मिनिमाइज रहे। मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमाइज रिस्क का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले में बता दिया था ना। तो वहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रह जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जितना भी हमारा सिक्योरिटीज़ है, जो भी हमारी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, हमें क्या करना होता है, उनको सेट करना पड़ता है, उनका कॉम्बिनेशन रेडी करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। मतलब अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं ना, तो 50-60-40, फिर एक ही कंपनी की ये सिक्योरिटीज़ का इतना, उसका उतना, मतलब इनडेफिनेट लार्ज नंबर ऑफ आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रेडी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको रिटर्न और रिस्क को एनालाइज करके हर एक पोर्टफोलियो का आपको क्या करना पड़ता है, बेस्ट पोर्टफोलियो को चूज करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। जब बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गए, जब हमने सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करना शुरू किया, उसका प्रॉपर मिक्स करना शुरू किया, तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होने लगे। तो हमें क्या करना होगा, पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो क्या होगा। तो जो पोर्टफोलियो हमें हाईएस्ट रिटर्न देगा लोवेस्ट रिस्क पे, तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, और हमें वही सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। अब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट होता है, उसके लिए भी मार्कोविट्ज़ का मॉडल है ना, एमपीटी वगैरह हो गया, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मॉडल, ये सारे वो मॉडल है जो हमें ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं ना, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो का सिलेक्शन। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है, बहुत सारे हो जाते हैं, हमको उस पोर्टफोलियो को एनालाइज करके बेस्ट पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना पड़ता है, और वही पोर्टफोलियो हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तुम्हारा फंड वहाँ पर लग जाता है, ठीक। अब जब हमारा पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट हो गया, हमारा फंड वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, देन हमारा काम आता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आपको उसे कंटिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने पोर्टफोलियो फ्रेम किया था, जो मार्केट कंडीशंस थी, क्या आपका पोर्टफोलियो उसके साथ अलाइंड है, उसी के साथ चल रहा है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। क्योंकि पीरियडिकली क्या होता है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेंज होने लगती है उसके रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई इन्वेस्टर जितना रिस्क और रिटर्न चाह रहा था, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो अब इसके लिए ये होता है कि भाई इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने जो भी बेंचमार्क सेट कर रखा हो, उसके बेसिस पे आप इसको इवैल्यूएट कर पाते हैं कि भाई हम इतना कितना चाहिए, इतना था, इतना है या नहीं है। तो आपको बेंचमार्क सेट करना चाहिए, अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। और इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के कई टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे शार्प परफॉर्मेंस मेजर, ट्रेनर्स परफॉर्मेंस मेजर, जेनसन्स परफॉर्मेंस मेजर। ये सारे वो परफॉर्मेंस मेजर हैं जो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम इनको अडॉप्ट करके, इनके मेथड्स को अडॉप्ट करके, इनकी मेजरिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं, राइट। अब अगर हमने इवैल्यूएट कर लिया और हमें अगर कोई भी चीज़ अलाइंड नहीं लगी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो का रिवीजन। मतलब क्या हो गया कि अब हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को जब मेज़र किया, तो हमें दिखा कि हमारा पोर्टफोलियो किसी भी वजह से, मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से, पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से, या कोई भी और चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा, वैसी परफॉर्मेंस उसकी नहीं जैसी हमने सोची थी, या वो इन चीज़ों के अलाइनमेंट में नहीं है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो को रिवाइज करने के रीजंस कई हो सकते हैं, लाइक मार्केट में चेंजेस आ गया, बुल एंड बियर फेज, आपने फेजेस कुछ और सोचे थे, फेजेस कुछ और आपके सामने आ गए, ठीक है। या इन्वेस्टर्स की इनकम चेंज हो गई, उसकी एज चेंज हो गई, उसकी गोल की, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसकी नीड थी, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो ही चेंज हो गया है। या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटीज़ अंडर परफॉर्मेंस है, आपने सोचा था कि वो सिक्योरिटीज़ बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, बट वो सिक्योरिटीज़ अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना चाहिए। अब रिवीजन की कई टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। रिवीजन की जैसे 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जिसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग, स्विचिंग एंड रीएलोकेशन। अगर बात करें रीबैलेंसिंग की, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ओरिजिनल रिस्क एंड रिटर्न के रेशियो को मेंटेन रखते हैं और एसेट्स के वेट को वापस से असाइन करते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अब हम उस सिक्योरिटीज़
के रेशियो में चेंज करेंगे कि जैसे रिलायंस के पहले 30 थे तो रिलायंस के हम 10 कर दिए, किसी और कंपनी के हम 30 कर दिए, है ना। तो इस तरीके से हमको चेंजेस करना पड़ेगा, क्लियर है। उसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग। इसी तरह स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग में क्या करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में जो अंडर परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज़ थी उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और फिर जो हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही थी उसके कुछ और शेयर्स को या उस सिक्योरिटीज़ को कुछ और ज़्यादा हम परचेज कर लेंगे। तो हम कहते हैं स्विच कर दिया हमने कि ये अंडर परफॉर्मेंस है, इसको सेल करो और इसकी सिक्योरिटीज़ को और लेके आओ, ठीक। और नेक्स्ट हमारा रीएलोकेशन। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन ही चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे हमने सोचा था कि हम 60% इक्विटी में करेंगे, 40% बॉन्ड में करेंगे, मतलब डिवेंचर में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 40% में भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 40% आपने इक्विटी में कर दिया, 60% आपने डेप्ट में कर दिया। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपने ये एसेट मिक्स का जो रेशियो था ना वो चेंज कर दिया, उसको कहते हैं रीएलोकेट करना। फंड को ही हम रीएलोकेट कर दिए, क्लियर हो गया। तो ये 3 टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पहले समझिएगा कि हम पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के लिए जो कह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, आपको पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है जहाँ पे हमने अपनी फंड्स को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। अब जो हमारा पोर्टफोलियो रेडी हुआ और मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दी अपने पोर्टफोलियो में, वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो आपके पास कई पोर्टफोलियो हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग पोर्टफोलियो लेके आते हैं और आपका अलग अलग पोर्टफोलियो आपके सामने रहता है। तो कौन सा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपने जो सोचा था, जितना रिटर्न आपने सोचा था, जितने रिस्क पे आपने सोचा था, क्या आपका पोर्टफोलियो वैसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो उसकी परफॉर्मेंस को, मीन्स उसके रिस्क और रिटर्न की कंपैरिजन करते हैं, रिस्क और रिटर्न का क्या रेशियो है और जैसा हमने सोचा था वैसा वो परफॉर्म कर रहा है नहीं, इसको इवैल्यूएट करने की कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। उसी को हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स ऑफ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशंस, है ना, मतलब पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो अगर आप देखा जाए तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं, मतलब पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के लिए कि पोर्टफोलियो हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए 3 टेक्निक्स दी गई हैं, राइट। ये वो मॉडल्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं कि आप कैसे समझें कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो की अच्छी है, मींस रिस्क और रिटर्न को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अच्छा रिटर्न परफॉर्म करना है या गिवन लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से रिटर्न परफॉर्म करना, मतलब जो कुछ भी आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए देखा था कि अच्छा रिटर्न आए, वो सब वो कैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग ये मॉडल्स आपको हेल्प करने वाले हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेनर रेशियो मेजर्स, दूसरा होता है शार्प और तीसरा होता है जेनसेन। इन तीनों में से किसी भी टेक्निक के थ्रू हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हैं, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो कौन से मेथड पे करने वाले हैं, ट्रेनर रेशियो पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन हो रहा है ना, उसकी पूरी परफॉर्मेंस ना वो किस पे रहेगी, रिस्क और रिटर्न को कंबाइन करके, मतलब वो कैसा रिस्क और रिटर्न को इवैल्यूएट करना पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे, और एक वैल्यू, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा ट्रेनर रेशियो का अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका रिजल्ट एक फिगर में आएगा, सिर्फ एक सिंगल डिजिट में, एक सिंगल वैल्यू में आएगा। उस सिंगल वैल्यू से आप पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मतलब आपको रिस्क के लिए अलग मेजर करके उसको समझना, फिर रिटर्न को अलग समझना, फिर डाइवर्सिफिकेशन वाले रिस्क का क्या हाल है, सिस्टमैटिक रिस्क का क्या हाल है, इस तरह से नहीं, एक सिंगल वैल्यू से आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे। तो ये मेथड्स आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेनर्स मेथड की बात करते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से जो जानते हैं वो क्या है, रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। अब वॉलेटिलिटी रेशियो मतलब कि जितना मार्केट वॉलेटाइल है उस पर उसका रिवॉर्ड कितना है, मतलब जो रिस्क का एरिया है उस रिस्क पे कितना वो रिटर्न दे रहा है, उसके रेशियो को आप यहाँ पे इस मेजर के थ्रू आप जानते हैं, इसी रेस का नाम भी रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते कैसे हैं, तो it is a performance metric for determining how much excess return was generated for each unit of risk taken on by a portfolio। तो आपके पोर्टफोलियो ने अगर 1 यूनिट का रिस्क लिया तो इस 1 यूनिट के रिस्क पे उसने कितना एक्सेस जनरेट किया रिटर्न, है ना। अब आप समझिएगा, देखिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब हम रिटर्न की बात करते हैं ना, तो एक तो ऐसा रिटर्न हमें मिलता है जो रिटर्न पे हमें कोई रिस्क ही नहीं लेना होता है। जैसे सपोज करिए आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दीजिए, आप बैंक की एफडी में पैसा लगाइए, ऐसे आप पोर्टफोलियो में अपनी ऐसी सिक्योरिटीज़ रखिए जो गवर्नमेंट की बॉन्ड, मतलब ट्रेजरी बिल्स वगैरह, मान लीजिए ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं,
या एफडीज़ है बैंक की, यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे कोई रिस्क है? नहीं, हमको पता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से इतना रिटर्न तो मुझे मिलना ही मिलना है, फिक्स है, कोई रिस्क नहीं है मेरा, है ना। तो अगर आप इन सिक्योरिटीज़ को देखते हैं, एफडीज़ को देखते हैं, गवर्नमेंट की इन ट्रेजरी बिल्स वगैरह की, ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ की, इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देख रहे हैं और आप पाते हैं कि अगर मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँ तो मैं कितना रिटर्न कमा रहा हूँ, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, है ना। मतलब ऐसा रिटर्न आपको मिलेगा इन सिक्योरिटीज़ पे जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो वो हमारा पहला बेस होता है कि अगर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया तब तो मैं इतना कमा ही रहा हूँ, अगर मैंने रिस्क लिया तो फिर मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, है ना। तो एक्सेस रिटर्न जो आप जनरेट करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो पे, अगर आपने एक भी यूनिट रिस्क लिया है, इसको मेजर करता है कौन? ट्रेनर्स मेजर रेशियो करता है, ठीक है। मीन्स द रिटर्न अर्नड अबव द रिटर्न दैट कुड हैव बीन अर्नड इन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया होता और मैं 7% कमाता, सपोज करिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेट चल रहा है 7%, इसका मतलब अगर मैंने अपने पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया होता तो बिना रिस्क के मैं 7% का रेट कमाता। तो अगर अब मैं रिस्क उठाऊं तो मैं कितना कमा रहा हूं? तो किसी ने कहा कि सपोज करिए कि कोई सिक्योरिटी है, वो कह रही है हम 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते तो 7% अर्न करते, हम रिस्क ले रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 12% कर रहे हैं। मतलब 5% आप एक्स्ट्रा रिस्क जनरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं रिस्क लेके। तो ये जो मेजरमेंट है ना, वो आपको ट्रेनर्स के थ्रू पता चल पाती है ना। तो द ट्रेनर रेशियो वॉज डेवलप्ड बाय जैक ट्रेनर एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। तो इनके नाम पे ही इस रेशियो का नाम पड़ा, इस मेजरमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेजरमेंट टेक्निक का नाम पड़ा ट्रेनर्स टेक्निक्स, और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो अब इन्होंने देखिए कैसे करना है, इन्होंने कहा कि देखिए 2 रिस्क के कंपोनेंट होते हैं। 2 रिस्क के कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ कि एक तो जो स्टॉक मार्केट का रिस्क प्रोड्यूस हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो फ्लक्चुएट कर रही है उसकी वजह से जो रिस्क आ रहा है, पूरा मार्केट की वजह से जो रिस्क आ रहा है, और दूसरा आपका जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ है ना, उसका जो रिस्क है, उसकी फ्लक्चुएशन से जो रिस्क है। मतलब समझिएगा कि सपोज करिए मेरे पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा है, तो एक तो कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो रन करने वाला है वो मार्केट में अगर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसका रिस्क उस पर पड़ने वाला है, चाहे वो सिक्योरिटी ए हो, चाहे सिक्योरिटी बी, चाहे सिक्योरिटी सी। मतलब इस मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कोई भी सिक्योरिटी हो, मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो उसका कितना मेरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो मेरे पास सामने रिस्क है कि मार्केट गया तो मेरा भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जो भी हो। तो एक तो वो रिस्क हमारे सामने। दूसरा इंडिविजुअल सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटीज़ ए है तो सिक्योरिटीज़ ए की कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से उस सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस डाउन होने लगे, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का अपना कितना रिस्क है। तो 2 रिस्क हमारे सामने आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, बीटा कोफिशिएंट इज द वोलेटिलिटी मेजर ऑफ अ स्टॉक पोर्टफोलियो टू द मार्केट इटसेल्फ। तो इन्होंने कहा इन दोनों रिस्क को सही तरीके से हम अगर इनके रिलेशन को समझते हैं और इस चीज़ को मेज़र करना हो ना, तो बीटा सबसे बेस्ट वे है। तो बीटा है क्या चीज़? बीटा रिस्क को मेज़र करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। ये क्या कहती है, ये मेज़र करती है सेंसिटिविटी को, वोलेटिलिटी को। मतलब कि आपकी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है ना, वो मार्केट से कितना सेंसिटिव है, मार्केट से कितना वोलेटाइल है। मतलब अगर मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो आपकी उस सिक्योरिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सिक्योरिटीज़ कितना वोलेटाइल है। जैसे सपोज करिएगा कि अगर मार्केट में बहुत तेज़ी से अप हुआ मार्केट, तो आपकी सिक्योरिटीज़ अगर बहुत सेंसिटिव है मार्केट से, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग चल रही है, मार्केट से ज़्यादा चलती है, मार्केट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर उसमें अप आया तो आपकी सिक्योरिटीज़ में ही उतना ही अप आएगा। मतलब अगर इक्वल है तो उतना ही अप आएगा, अगर कम है तो मार्केट भले अप गया पर आपकी सिक्योरिटीज़ अप तो जाएगी पर सेम रेशियो से नहीं जाएगी, है ना। डाउन हुआ तो जाएगी पर सेम रेशियो से नहीं जाएगी। मतलब आप किस हद तक सेंसिटिव है ना आपकी सिक्योरिटी, वो चीज़ कौन आपका इवैल्यूएट करता है, कौन कैलकुलेट करता है? बीटा, है ना। तो जब भी हम मार्केट की बीटा देखते हैं ना, मार्केट कितना है, मार्केट का जब समझते हैं तो उसको हमेशा हम डिनोट करते हैं किससे? 1 से। क्लियर है। तो बेसिकली बीटा ना हमारा सिस्टमैटिक रिस्क को मेज़र करता है। सिस्टमैटिक रिस्क को समझिएगा कि भाई जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड थी, है ना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा मार्केट पे डिपेंड कर रही है, उसके लिए हम इसको करते हैं। जिस रिस्क को हम बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजर, बीइंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर, जिस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उस रिस्क को नहीं ये मेज़र करने की बात करती है बीटा। बीटा बात फोकस किस पे करती है? फोकस करती है उस रिस्क के लिए जिस रिस्क को आप मेज़र ही नहीं कर सकते, मतलब आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है जो रिस्क, है ना, जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उस रिस्क के लिए ये ज़्यादा काम करती है। तो जनरली बीटा में सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब हम बीटा के बारे में ज़्यादा डिटेल देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सेंसिटिविटी को मेज़र कर रही होती है, ठीक है, कि कितना वोलेटाइल है।
अब हम ट्रेनर के उनके फॉर्मूले को देख के समझते हैं कि देखिए ट्रेनर का फॉर्मूला क्या कहता है, पी आर माइनस आर एफ आर डिवाइड बाई बीटा। कहने का मतलब क्या, हमने एक इंपॉर्टेंट बात जो कही है कि ट्रेनर ने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर आपने रिस्क का एक भी यूनिट लिया तो उस रिस्क के एक यूनिट की वजह से आपने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, यही कैलकुलेट करना है। देखिए अब बीटा हो गया, बीटा आपका मार्केट का रिस्क, मतलब हमने मार्केट में रिस्क उठाया तो आपने क्या किया, उसको डिवाइडेड बाई कितना एक्स्ट्रा जनरेट किया। तो एक्स्ट्रा जनरेट करने का मतलब क्या होगी, आपके पोर्टफोलियो का कितना रिटर्न है माइनस अगर आप ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते जिसमें कोई रिस्क ही नहीं था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटीज जो होती तो वो कितना आता। तो दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे ना कि हमने एक्स्ट्रा इतना अर्न किया, मतलब 7% अगर नॉर्मली हम रिस्क ना लेते तो इन्वेस्ट करते, हमने रिस्क लिया, हमने मार्केट में इक्विटी और इन सब में लगा दिया तो हमने 12% का रिटर्न हमारा पोर्टफोलियो देगा। तो इसका मतलब हमने 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की बात करी। तो बीटा मतलब आपका एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा, इसी को ना रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं बेसिकली। इसी से आपका ट्रेनर पोर्टफोलियो बन रहा है। तो आरपी माइनस आरएफ मतलब आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का बीटा, है ना। पोर्टफोलियो पे कितना, पोर्टफोलियो आपका कितना सेंसिटिव है मार्केट से, कितना वोलेटाइल है मार्केट से, वो आप उससे देखेंगे, उसका रिस्क आप मेजर कर रहे हैं और इधर आप क्या करें, कितना एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों से ही आपका ट्रेनर रेशियो निकले। बहुत ईजी है और सबसे ईजी है ये। इसको अब हम थोड़ा सा और समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं S&P मार्केट 500, S&P 500 मतलब एक आपका मार्केट पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो एनुअल रिटर्न जा रहा था 10 सालों का, वो कितना जा रहा था 10%। वहीं पे ट्रेजरी बिल जो है उनका एवरेज एनुअल रिटर्न कितना जा रहा है 5% का। मतलब अब ट्रेजरी बिल्स अपने में बता रहे हैं कि भाई ये रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, आप इन्वेस्ट करिए, आपको 5% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो 5% का वो था और ये आपका मार्केट का रेट है 10% का। अब इसी को हम ना अलग अलग पोर्टफोलियो के हिसाब से समझते हैं। मतलब समझिएगा, assume the evaluation of 3 distinct portfolio managers with the following 10 years result। 10 ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे आपको 3 पोर्टफोलियो मैनेजर्स के मतलब 3 पोर्टफोलियोज का आपको इवेलुएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है। तो मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, मतलब समझिएगा कि ये पोर्टफोलियो ए है, पोर्टफोलियो बी है, पोर्टफोलियो सी है। इस पोर्टफोलियो ए में कितना रिटर्न कमा रही है, 10% का एवरेज एनुअल रिटर्न कमा रही है। बीटा कितना है 0.90। जो आपका पोर्टफोलियो बी है, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का जो मैनेजर बी है वो कितना रिटर्न दे रहे हैं, 14% का दे रहे हैं और बीटा कितना 1.03, और इसी तरह सी का भी है। पहले तो इसको मतलब समझिएगा। इसका मतलब हुआ अगर पोर्टफोलियो ए, मतलब ये जो मैनेजर ए है, जो पोर्टफोलियो ए है हमारा, अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो इन्वेस्टमेंट का एनुअल रिटर्न कितना जा रहा है मार्केट का 10% जा रहा है, एवरेज एनुअल रिटर्न कितना जा रहा है 10%। अब आपको पता है कि ये पोर्टफोलियो 10% कमा रही है, जबकि अगर ये पोर्टफोलियो में हम पैसा ना लगाते, रिस्क ना लेते और तब हम कमाते तो कितना कमा सकते थे 5% का। ट्रेजरी बिल्स में ना रिस्क फ्री रेट हमें पता है 5% का, और जब हम ये इस पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे हैं तो हम कितना कमा रहे हैं 10% कमा रहे हैं। बीटा 0.90 है। अब इसका समझिएगा, मार्केट का बीटा हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा, हम 1 से ही कंपेयर करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो पोर्टफोलियो ए है ना वो मार्केट से 0.90 सेंसिटिव है। मतलब अगर वहाँ पे, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझिएगा, अगर वहाँ पे एक रिस्क है, मतलब अगर वहाँ रिस्क में 1, ऐसे इसको हम और सिंप्लीफाई करके समझते हैं जैसे आपके दिमाग में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाए। तो अगर सपोज करिए कि मार्केट में 1% का अप हुआ तो आपकी सिक्योरिटी में 0.90% का अप आएगा। अगर मार्केट 1% से डाउन हुआ तो आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो 0.90 से डाउन होगी। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इक्वल सेंसिटिव नहीं है ना, वो सेंसिटिविटी से थोड़ी कम है, थोड़ा कम है। मतलब मार्केट के हिसाब से तुरंत नहीं भाग या कम हो रही है, वो क्या कर रही है उससे थोड़ा सा कम रेशो से मूव कर रही है। तो सेंसिटिव तो है पर कितना सेंसिटिव है 0.90, करेक्ट है। इसी तरह जो पोर्टफोलियो बी है वो 14% का रिटर्न देती है, लेकिन ये 1.03 का बीटा है। इसका मतलब अगर मार्केट, मतलब एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं, एक पूरे रिस्क को हम 1 से मेजर करते हैं तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मार्केट में फ्लैक्चुएशन आया 1 का तो आपकी जो सिक्योरिटी है ना उसमें जो फ्लैक्चुएशन आएगा वो कितने का आएगा 1.03 का फ्लैक्चुएशन आएगा। मतलब मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ये फ्लैक्चुएट करेगी। इस हिसाब से आप बीटा को समझ सकते हैं। इसी तरह सी में समझिएगा कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न दे रही है 15% का, लेकिन ये सेंसिटिव कितनी है 1.20। मार्केट अगर 1 से जा रहा है, मूव कर रहा है या डाउन जा रहा है, अब मूव करे या डाउन मूव करे, तो अगर वो मार्केट इतने 1 से मूव करता है तो ये 1.20 से मूव करेगी, मतलब उससे भी स्पीड से जाएगी। अगर प्राइसेस डाउन हुई मार्केट में, मार्केट डाउन हुआ तो आपकी जो सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस होंगी ना वो मार्केट के रेट से ज़्यादा से डाउन होने वाली हैं, मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव है, 1.20 है। तो ये हमारा सेंसिटिविटी हो गया। क्लियर है।
अब आपको पता है ये तो या पोर्टफोलियो का रिस्क है जो वो उठा रही है ना, और ये है पोर्टफोलियो का रिटर्न। आपको पता करना है कि इतने रिस्क पे, मतलब इतना 0.90 का सेंसिटिविटी वो लेके चल रही है, तो इस पे वो कितना एक्स्ट्रा जनरेट कर रही है, यही आप कैलकुलेट कर लिए। ट्रेनर्स ने आपको बता दिया कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अब ऐसे समझिएगा, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेनर्स के फॉर्म में। ट्रेनर्स का फॉर्मूला में याद है कितना एक्स्ट्रा जनरेट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना था माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना था, एक्स्ट्रा कितना जनरेट हुआ मिल गया हमें, डिवाइडेड बाई आपकी पोर्टफोलियो का बीटा कितना है ना। तो अब चलिए इसी को करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हमें मार्केट का कैलकुलेट करना चाहिए कि मार्केट का क्या चल रहा है। तो मार्केट का हमें पता है कि 10% का चल रहा था, है ना। S&P का 10% वाइल द एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ द मार्केट, मतलब 10 साल का जो उन्होंने किया उसके हिसाब से 10% है, वहीं पे ट्रेजरी का 5% है। तो हमने क्या कर दिया, 10 - 5 कर दिया। अब इसको इन्होंने 10% था तो 0.10 माइनस 5% था तो 0.05, तो 10 से 0.05 हमने लेस कर दिया, हमें एक्स्ट्रा मिल गया। डिवाइडेड बाय बीटा, मार्केट का बीटा कितना होता है 1, तो कितना आ गया 0.05। ये क्या हो गया ट्रेनर वैल्यू। मतलब आप समझिएगा कि अगर मार्केट में 1 का रिस्क लिया जाता है, ठीक है, तो मार्केट वो जो पूरा पोर्टफोलियो S&P मार्केट है, पूरा मार्केट का पोर्टफोलियो है, वो 0.05 का रिटर्न आपको दे रही है। मतलब 1 के रिस्क पे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.05। अब आप सोचिएगा आपके लिए अच्छा क्या होगा, ये 1 पे ज़्यादा रिटर्न दे या कम रिटर्न दे। बट ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रही है ना 0.05, इतना रिटर्न, इससे जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा उतना ही तो अच्छा है कि हमने 1 यूनिट ऑफ रिस्क लिया और हमने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, उतना ही अच्छा। इसका मतलब जब ट्रेनर वैल्यू जो आई है 0.05, जो भी पोर्टफोलियो आपका इससे ज़्यादा रिटर्न देगा ना, इससे ज़्यादा जिसकी वैल्यू आएगी वही पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, करेक्ट। अब हम चलिए पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पोर्टफोलियो ए का देखते हैं, पोर्टफोलियो का भी देखते हैं। भाई इस पोर्टफोलियो का रिटर्न जा रहा है 10 का और रिस्क फ्री रिटर्न 5 का, मतलब हमने एक्स्ट्रा कितना किया वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 0.05 हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय बीटा कर दिया। मार्केट में कितना रिस्क आपने, इस पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क ले रखा है 0.90 का, तो कितनी वैल्यू है 0.056। ट्रेनर की वैल्यू से ज़्यादा आई है, अच्छा है प्रोजेक्ट, मतलब ये पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टफोलियो बी देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न कितना है 0.14 का, और अगर हम ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते जो रिस्क फ्री होते तो कितना पाते 0.05 पाते। तो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमने एक्स्ट्रा कितना रिटर्न लिया और कितने रिस्क पे लिया। 1.03 का रिस्क हमने उठाया और हमने इतना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया, तो हमने कितना कर लिया 0.087 का, हमने इस 1 यूनिट पे इतना रिटर्न कमाया। एक्स्ट्रा रिटर्न जो आपने जनरेट किया 1 यूनिट रिस्क पे वो कितना रहा 0.087। अब ये देखिए 0.05 से भी ज़्यादा है, ये तो और अच्छा है। फिर हम फंड सी देखते हैं, वहाँ पे क्या हो गया 15% का रिटर्न था, तो वही एक्स्ट्रा रिटर्न हमने डिवाइड किया और रिस्क कितना है, तो 1.20 के रिस्क पे हमने इतना 0.15 माइनस 0.05 है ना, मतलब 0.10 का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है और रिस्क कितना लिया 1.20 का रिस्क लिया है। तो मेरा कितना टोटल बन गया 0.083, मतलब हमने 1.20 के रिस्क पे 0.083 का रिटर्न जनरेट किया है। अब आप सोचिए कौन सब अच्छा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है, मतलब जिस रिस्क पे 1 यूनिट की जितना भी ट्रेनर की वैल्यू आई है वो 1 पे आई है, तो 1 यूनिट ऑफ रिस्क पे कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली 1 यूनिट ऑफ रिस्क पे जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट हुआ होगा वही पोर्टफोलियो सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा पोर्टफोलियो दिख रहा है, पोर्टफोलियो बी दिख रहा है। मैनेजर बी का जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो 1 यूनिट पे 0.087 का रिटर्न जनरेट कर रहा है। वहीं पर जो मैनेजर ए का पोर्टफोलियो वो 1 यूनिट पे 0.056 का रिटर्न दे रहा है, सी 0.083 का रिटर्न दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है 1 यूनिट पे रिस्क, 1 यूनिट के रिस्क पे कितना रिटर्न दे रहा है ज़्यादा, ये आपका मैनेजर बी दे रहा है। तो ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, मतलब ये पोर्टफोलियो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे हमने इंक्रक्स बता दिया कि ट्रेनर के जो मेजर है जितना हाई रहेगा वो पोर्टफोलियो उतना ही बेटर होगा। अब जितना हाई रहेगा उतना ही पोर्टफोलियो बेटर रहेगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझिएगा ट्रेनर आपको क्या कैलकुलेट करके दे रहा है कि अगर आपने 1 यूनिट का रिस्क लिया है तो उस 1 यूनिट के रिस्क पे आपने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, इसी को मेजर करा, रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी है ना, इसी को कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात है 1 यूनिट के रिस्क पे हम जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे उतना ही तो अच्छा मेरे लिए होगा। तो इसका मतलब हायर आएगा वो ही हम
सेलेक्ट करेंगे वही वही पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? सो अगर इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया, जो मैनेजर बी का पोर्टफोलियो बेस्ट आ गया, वो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, बेटर आउटकम है और ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ रिटर्न पे फोकस करते तब क्या होता, तो अगर हम सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहे होते ना तो हमें मैनेजर सी वाला फंड ज़्यादा अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? क्योंकि देखिए वो 15% का रिटर्न दे रहा है, बाकी पोर्टफोलियो 10 और 14 का 10 और 14 का दे रहे हैं, जबकि 15% का रिटर्न दे रहा है। हमें वैसे देखते परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो सी दिखता, लेकिन एक्चुअली जब आपने रिस्क को और उसके रिवॉर्ड को एक्स्ट्रा कितना दे रहा है उसको सब इवैल्यूएट करके देखा तो आपको क्या समझ में आया कि मैनेजर बी का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो तीनों ही पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि मार्केट 0.05 का चल रहा है कि एक यूनिट के रिस्क पे कम से कम 0.05 का रिटर्न जनरेट होना चाहिए। तो आपके सारे पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा का ही रिटर्न दे रहे हैं, तो सारे पोर्टफोलियो अच्छे गए, है ना। लेकिन उनमें भी सबसे अच्छा कौन सा गया? बी गया। सो यहाँ पे बात जो क्लियर हुई, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि ट्रेनर जो है हमेशा किसको यूज़ करता है? सिस्टमैटिक रिस्क को यूज़ करता है। वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को नहीं वो बात करता है, क्योंकि वो ये मानता है, एजम्पशन इसकी है ट्रेनर्स मेजर की, कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो ऑलरेडी जो फंड मैनेजर है ना, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसने डाइवर्सिफाई कर दिया, उस रिस्क को तो उसने कम कर ही दिया। क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसा होता है? कंट्रोलेबल होता है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सिक्योरिटी में पैसे लगा के उस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ये एज्यूम करती है कि पोर्टफोलियो मैनेजर ने ये जो डाइवर्सिफाइड रिस्क है ना उसको ऑलरेडी कम कर रखा होगा, मतलब उस रिस्क को रिड्यूस कर रखा होता है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर नहीं करती है, ये सिर्फ किस रिस्क पे फोकस करती है? उस रिस्क पे फोकस करती है जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, मतलब मार्केट रिस्क, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको आप डाइवर्सिफाई करके कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये उस रिस्क के बेसिस पे आपके रिटर्न्स को कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे रही है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। So as a result, this performance measure is most applicable to investor who hold diversified portfolio. तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये मेज़र, इस मेज़र के थ्रू वो पोर्टफोलियोज़ को अच्छा इवेलुएट किया जा सकता है जिस पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स एज पोर्टफोलियो जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफेबल मैनर में किया गया हो, मतलब आपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस कर रखा है ऑलरेडी और तब आप अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रहे हैं। तो उसके लिए ट्रेनर्स मैथड क्या होता है? बेस्ट मैथड होता है। शार्प रेशियो को डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ कि ये जो रेशियो या जो ये मेथड है वो है क्या चीज़? वो सिंपली जो भी पोर्टफोलियो है ना, जो पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो पोर्टफोलियो में आपके पैसे लगे हुए हैं वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का तरीका है ना। कि जो एग्जिस्टिंग हमारा पोर्टफोलियो वो अच्छा है कि नहीं, जितना रिस्क है उसके हिसाब से रिटर्न कैसा दे रहा है, तो मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें इन 3 में से किसी भी मैथड को हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये आज हम अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा मॉडल है? दैट इज शार्प रेशियो मॉडल। ठीक है, शार्प मेजर्स या शार्प रेशियो मॉडल। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, शार्प और ट्रेनर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो शार्प है ना, शार्प मेजर्स, वो ट्रेनर्स मेजर्स के थ्रू ही आया हुआ है। मतलब जैसा आपको ट्रेनर मेजर में आपने रीड आउट किया, समझा है ना कि भाई एक यूनिट ऑफ रिस्क पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आप जनरेट करो, वही हमने वहाँ पे मेजर किया था। यहाँ पे भी हम यही मेजर करने वाले हैं कि पर्टिकुलर रिस्क पे हमारा कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो रहा है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा कि शार्प रेशियो क्या करेगा? आपका पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क देखेगा, ओवरऑल रिस्क देखेगा, मतलब सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों को कैलकुलेट करेगा, टोटल देखेगा रिस्क को, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिनोट करेंगे। वहीं पे ट्रेनर्स मेथड क्या करता था? सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे फोकस करता था, जिसकी वजह से वो किस पे मेजर करता था? बीटा पे मेजर करता था। तो मतलब वो कहता था कि हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही पोर्टफोलियो के मेजर करेंगे, उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ पे वो बीटा से और एक्स्ट्रा रिटर्न को कैलकुलेट कर रहा था कि कितना जनरेट करता है, अगर इतना बीटा है तो फिर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपने जनरेट किया, इसको वो कैलकुलेट करता था। जबकि आपका शार्प मॉडल क्या करने वाला है? पूरे रिस्क, ओवरऑल रिस्क को कैलकुलेट करेगा और ओवरऑल रिस्क पे आपने कितना एक्स्ट्रा जनरेट किया उसको डिस्कस करेगा, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल रिस्क को जो हम करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन से करेंगे कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो शार्प रेशियो है वो किसके थ्रू आया है? तो जो इकोनॉमिस्ट है विलियम एफ शार्प, उन्होंने शार्प रेशियो को प्रपोज किया था 1966 में। तो उन्हीं के नाम पे इस मेजर का नाम पड़ा, इस रेशियो का नाम पड़ा है शार्प रेशियो, राइट। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, मैंने कहा ना कि सेम है आपका ट्रेनर्स की तरह। वहाँ पे हम बीटा पे बात करते थे, यहाँ पे पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करेंगे। तो रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ समझिएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना कमा रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो पे आपने पैसा लगाया, पोर्टफोलियो में आपका पैसा लगा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप रिस्क ले रहे हो, तो ये पोर्टफोलियो कितना कमा रहा है। पर अगर आप कोई रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाते तो कितना कमाते, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह। तो इसका मतलब कि दोनों के डिफरेंस जो आया दैट इज एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, आपने रिस्क की वजह से इतना एक्स्ट्रा अर्न किया है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है ना कि कितना स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कितना ज़्यादा वेरिएशन है। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे समझिए कि मीन, तो मीन से आपका कितना वेरिएट कर रहा है, आपका जो पोर्टफोलियो का है जो भी रिटर्न है वो कितना वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, वो जो चीज़ है हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया जाता है। और अब हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि हमें शार्प रेशियो के बेसिस पे इवैल्यूएट करना, तो हमें क्या करना होगा, पोर्टफोलियो का रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटीज़ का जो होता है, जो आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्स्ट्रा रिटर्न जो हमने जनरेट किया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और ट्रेनर्स में हमने क्या कर दिया था, बीटा कर दिया था। शार्प है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमने जो एब्रीवेशन यूज़ किया उसका यहाँ पे डिटेल है, आरपी मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सेस रिटर्न है ना। तो फिर अब हम आगे बात करते हैं कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रेनर्स क्या करता है। ट्रेनर्स मेजर क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चीज़ कैलकुलेट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करता था। वो ये मानता था कि पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफाइड रिस्क है, मतलब जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ना, उसको ऑलरेडी मैनेज किया जा चुका होगा, मतलब उस अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइड रिस्क को प्रोजेक्ट में देखा गया है, उसको प्रोजेक्ट को उतना डाइवर्सिफाई किया गया है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग है ना, ये ट्रेनर सोचते थे। तो यहाँ पे शार्प क्या कहते हैं, शार्प रेशियो इवैल्यूएट्स द पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द रेट ऑफ रिटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। मतलब यहाँ पे उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और रेट ऑफ रिटर्न दोनों को इवैल्यूएट किया है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं माना गया कि आपका डाइवर्सिफिकेशन का जो रिस्क था वो आपने मेजर कर लिया है, उसको छोड़ देंगे और हम सिर्फ बीटा पे काम करेंगे, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो इट कंसिडर टोटल पोर्टफोलियो रिस्क एज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन इन इट्स डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क कंसीडर किया जाता है ना, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट कर रहे हैं। तो देयरफॉर शार्प रेशियो कैसा है, मोर अप्रोप्रिएट है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेटली सारे जो पोर्टफोलियो के सारा जो रिस्क है ना उसको मेजर किया जा रहा है, सारे रिस्क को कैलकुलेट किया कि करके तब जाके आपका रिटर्न का रेशियो निकाला जा रहा है ना। इसीलिए शार्प रेशियो ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम सेम ऐसे ही रखते हैं कि S&P का जो मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे जो उनका एनुअल एवरेज रिटर्न है वो 10% का है, और अगर आप ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रिस्क फ्री है लाइक ट्रेजरी बिल्स, तो वहाँ का जो रिटर्न आता है वो कितना आता है, 5%, ठीक। और आपके जो मार्केट मतलब S&P का है ना, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चल रहा है, 10 सालों का अगर देखा जाए तो 18% का रहा है। तो डिटरमाइन द शार्प रेशियो फॉर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के आप उनका देखिए, उनका शार्प रेशियो डिसाइड करिए, शार्प रेशियो कितना है ये बताइए, है ना। और उसी के बेसिस पे आप बताएंगे शार्प रेशियो जो निकल के आएगा वो सिंगल डिजिट, उसके बेसिस पे आप बता पाएंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भी मैनेजर एक्स, मैनेजर वाई, मैनेजर जेड, कॉन्सेप्ट सेम रखिएगा कि पर्टिकुलर यूनिट ऑफ रिस्क पे आप कितने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, राइट। अब डिफरेंस कहाँ आ गया शार्प और ट्रेनर में, वो रिस्क में सिर्फ सिस्टमैटिक पकड़ते थे, बीटा पकड़ते थे, और ये रिस्क में सारा पकड़ रहे हैं पूरे पोर्टफोलियो का, इसलिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। पर एक्चुअली कैलकुलेट तो दोनों ये कर रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ रिस्क पे कितना एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि जो मैनेजर एक्स है उनका एनुअल रिटर्न 14% का है, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 0.11 का था, इतना डेविएट कर रही है, ठीक है। वाई क्या हो गया, 17%, 0.2 का 0.20 का डेविएशन है। मैनेजर जेड का 19% का एनुअल रिटर्न है, और डेविएशन कितना है, 0.27 का डेविएट कर रहा है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ना, फॉर्मूला में याद है एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना होगा, मार्केट का कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये हमारा शार्प रेशियो निकल गया एग्जैक्ट। अब आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको इसी शार्प रेशियो से कंपेयर करेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, है ना।
तो हमने मार्केट का कैलकुलेट किया, मार्केट का कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा रिटर्न। तो मार्केट आपका 10% कमा रही है, 10% का एनुअल एवरेज रिटर्न है और 5% का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, 18% का स्टैंडर्ड डेविएशन, चूंकि परसेंटेज था तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट्स में। तो 10 डिवाइड बाई 100 होता है, तो वही हो गया 0.10। 5 डिवाइड बाई 100 तो क्या हो गया, 0.05 हो गया। तो ये चीज़ आपको इस तरह से मेंशन कर दी गई, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.278, मतलब कि इतना रिटर्न आपका जनरेट, एक यूनिट ऑफ रिस्क पे 0.278 का रिटर्न जनरेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम के पोर्टफोलियो, अगर इससे किसी का कम आ रहा है आपका शार्प रेशियो किसी भी पोर्टफोलियो का, तो समझ लीजिएगा कि वो पोर्टफोलियो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया आपका कि इतना आना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब हम मैनेजर एक्स का देखते हैं। तो सेम फॉर्मूला, एक्स्ट्रा कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, 14% कर रही है, -5%। रिस्क ले रही है तो 14% का रिटर्न, रिस्क नहीं लेती तो कितना करती, 5%। तो रिस्क की वजह से वो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना पा रही है, 9% का पा रही है, ठीक है। तो ये 0.09 डिवाइड बाई 0.11 हो जाएगा, 0.9 आपका डिवाइडेड बाई 0.11 हो जाएगा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 0.818। अब ये देखिए, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है एक यूनिट ऑफ रिस्क पे, है ना। यहाँ पे बस वही एक यूनिट ऑफ रिस्क में टोटल रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक यूनिट ऑफ रिस्क में जो आपका पोर्टफोलियो कितना जनरेट कर रहा है रिटर्न, 0.818 जनरेट कर रहा है। वाई का कैलकुलेट करते हैं सेम सेंस में, सेम तरीके से, सेम फॉर्मूले में, तो ये कितना जनरेट कर रहा है, 0.600 जनरेट कर रहा है। और वहीं जब जेड का करते हैं तो वो कितना कर रहा है, 0.519 कर रहा है। देखिए तीनों ही पोर्टफोलियो को देखिए तो तीनों ही पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का रिटर्न कितना जाना चाहिए, जितना रिस्क लिया जा रहा है उस रिस्क के हिसाब से मार्केट में रिटर्न कितना जनरेट हो जाना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, 0.278 जनरेट होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर आपने जनरेट कर लिया अपने पोर्टफोलियो पे तो आपके पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो तीनों ही पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो हमारा कौन सा जाएगा, मैनेजर एक्स, क्योंकि वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो सुपीरियर पोर्टफोलियो हैज़ अ सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब होता है कि जितना रिस्क आप गिवन लेवल ऑफ रिस्क है, जितना आपको लग रहा है कि इतना रिस्क डाइजेस्ट किया जा सकता है, उस रिस्क पे कितना ज़्यादा रिटर्न आप अर्न कर रहे हो ना, तो मतलब जो रिटर्न है वो कितना रिस्क एडजस्ट कर ले रहा है और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। तो यही तो हम सब में कैलकुलेट करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, वही चीज़ है जो आप समझ रहे हो कि पर्टिकुलर रिटर्न पे कितना ज़्यादा आप रिस्क कर रहे हो। भाई रिस्क रिटर्न कमा रहे हो, रिस्क कम होना चाहिए, रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। तो कम रिस्क पे कितना रिटर्न आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, जितना रिटर्न जब कमा पा रहे हो वही आपके लिए बेटर होता है। तो जिस पोर्टफोलियो का ज़्यादा होगा उसका मतलब हम ये ज़्यादा समझेंगे कि भाई ये रिस्क को ज़्यादा एडजस्ट कर पा रहा है और रिटर्न ज़्यादा दे पा रहा है। क्लियर है। तो इन दिस केस फंड हेडेड बाय मैनेजर एक्स इज द बेस्ट पोर्टफोलियो, है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसने एक यूनिट पे 0.818 का रिटर्न दिया, इसका मतलब उसने रिस्क को ज़्यादा एडजस्ट करके रिटर्न को ज़्यादा प्रोवाइड किया है। रिस्क एडजस्टेड कैपेसिटी इसकी ज़्यादा रही हो, रिटर्न अच्छा दिया है। तो ये हमने शार्प रेशियो का कैलकुलेट कर लिया। जेनसन मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो जेनसन कैसे मेज़र करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस मेथड पे हम वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनसन मेजर क्या होता है, ये बेसिकली किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, CAPM मॉडल पे। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है, उसी पे बेस्ड आपका जेनसन मॉडल है, ठीक है। तो जेनसन रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो पूरी तरीके से आपको CAPM आना चाहिए। आप CAPM क्या होता है पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ईजी है ये। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अगर एकदम शॉर्ट में समझिए ना, तो CAPM के थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। मतलब हम अगर इस पोर्टफोलियो में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम इस पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, उसे कैलकुलेट हम किससे करते हैं, CAPM से। इज इट क्लियर। तो बेसिकली अगर हम जेनसन मेजर का देख रहे हैं, जेनसन रेशियो देख रहे हैं, तो उस केस में हमें ये क्या पता करना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, है ना। पोर्टफोलियो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही थी, तभी तो हम उसी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर पाएंगे कि भाई वो कितना कर रही थी, कितना एक्सपेक्ट कर रही थी और कितना उसने किया है। इन दोनों के डिफरेंस को ही कैलकुलेट करना जेनसन मॉडल है। बेसिकली सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इनका जो नाम पड़ा वो मिशेल सी जेनसन के नाम पे पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि इनके नाम के बेसिस पे ही जेनसन मॉडल पड़ा है, और इन्होंने क्या कहा कि कैलकुलेट द एक्सेस रिटर्न दैट पोर्टफोलियो जनरेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसमें हम पोर्टफोलियो को कैसे इवेलुएट करेंगे कि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है। भाई जो पोर्टफोलियो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है
उसी को हम क्या कह देंगे कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक, तो दो चीज़ पता होनी चाहिए, भाई पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ रहा है, इस वक्त पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है। दूसरी चीज़, पोर्टफोलियो ने कितना एक्सपेक्ट किया था रिटर्न। अब एक्सपेक्ट जो किया था रिटर्न, उसको कैलकुलेट किससे करेंगे, CAPM से। एक्सपेक्ट, क्योंकि CAPM मॉडल जब हम लगाते हैं, उसका जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या पता कर पाते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। दोनों के बेसिस का डिफरेंस ही क्या होगा हमारा, ये बताने वाला है कि भाई ये परफॉर्मेंस, इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये जो एक्सेस रिटर्न है ना, इसको हम अल्फा बोलते हैं। दिस मेजर्स ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज अल्फा। मतलब क्या हो गया कि मैंने एक्सपेक्ट, पोर्टफोलियो मेरा इतना रिटर्न दे रहा है और इस पोर्टफोलियो से मैंने इतना रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। अब ये अल्फा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सिंपल सी बात है कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा का पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, बिल्कुल उसके बराबर दे रहा है। समझ में आया। यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न ही क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, और आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करने वाले हैं कि उसी के बराबर है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है। यही इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी चीज़ को अगर हम डिटेल में समझें तो ये मेजर क्या करता है कि हाउ मच ऑफ पोर्टफोलियोज रेट ऑफ रिटर्न इज एट्रीब्यूटेबल टू द मैनेजर्स एबिलिटी टू डिलीवर अबव एवरेज रिटर्न एडजस्टेड फॉर मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क को एडजस्ट करते हुए जितना पोर्टफोलियो का रिटर्न एक्सपेक्ट किया गया था, उससे अबव कितना रिटर्न दिया है, इसको मेज़र करना ही आपका जेनसन मेजर मॉडल कहलाता है, जेनसन मेजर कहता है, टेक्निक कहते हैं। So a portfolio which consistently positive excess return will have positive alpha। जो continuously positive return दे रही है, excess return दे रही है, मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था पोर्टफोलियो से, उससे ज़्यादा पोर्टफोलियो का रिटर्न बराबर आ जा रहा है। मतलब हमने सोचा था कि 10% का रिटर्न इस पोर्टफोलियो से निकलेगा, जबकि पोर्टफोलियो जो रिटर्न दे रही है वो 12% का दे रही है, तो मतलब 2% से हमेशा एक्सेस आ रहा है। अगर हमेशा पॉजिटिव एक्सेस आ रहा है तो हमेशा मेरा अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव अल्फा होगा। वहीं पे अगर पे मैंने सोचा था कि 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न था कि 10% ये पोर्टफोलियो रिटर्न देगा, और जबकि जब पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है तो वो रिटर्न कितना दे रहा है, 8% का दे रहा है, या मैं कहती हूँ कि 7% का रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ कम रिटर्न दे रहा है ना, तो यहाँ पे जो है एक्सेस जो हुआ वो कितना हुआ, 3% का हुआ। डिफरेंस जो आया वो कितने का, 3% का। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेस है, और इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव अल्फा कहेंगे। क्लियर है। तो जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब ये जो डिफरेंस है ना, वो कैसा होगा, एक्सेस रिटर्न कैसा होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जैसे हमने पहले बताया। पॉजिटिव अल्फा का मतलब आउट परफॉर्मेंस, मतलब समझिएगा, आपने सोचा था कि मेरा पोर्टफोलियो 10% का रिटर्न देगा, मेरे पोर्टफोलियो ने 12% का रिटर्न दिया, 2% पॉजिटिव अल्फा हुआ, एक्सेस रिटर्न दिया, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ठीक। नेगेटिव अल्फा, अंडर परफॉर्मेंस, हमने सोचा था मेरा पोर्टफोलियो 10% का रिटर्न देगा, एक्सपेक्ट किया था 10% का रिटर्न, जबकि उसने दिया कितने का, 7% का रिटर्न दिया, नेगेटिव एक्सेस हुआ 3% से, तो ये क्या हो गया, अंडर परफॉर्मेंस हुआ, जितना करना चाहिए उतना परफॉर्म आपका पोर्टफोलियो कर नहीं पाया। जीरो अल्फा मतलब न्यूट्रल परफॉर्मेंस, मतलब कह सकते हैं कि बेंचमार्क को उसने रिसीव कर लिया, कि हमने सोचा था कि 10% का रिटर्न आपको ये देगी पोर्टफोलियो, और उसने 10% का रिटर्न दिया, तो ये क्या हो गया कि हमने बेंचमार्क को सेट किया, तो न्यूट्रल परफॉर्मेंस, मतलब जितना सोचा था उतना हमने कर लिया, तो ये हमारा जीरो अल्फा आएगा। इज इट क्लियर। तो एकदम समझिए, एकदम शॉर्ट में, अगर जेनसन मॉडल को अप्लाई करते हुए हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना किसी पोर्टफोलियो का, तो दो चीज़ ज़रूरी है। ये देखिए कि पोर्टफोलियो ने एक्सपेक्ट कितना किया था रिटर्न, और पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया कितना है, दोनों को डिफरेंस को ही हम अल्फा बोलेंगे, और अल्फा अच्छा है या बुरा, उसी के बेसिस पे आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो क्या देखेंगे, जैसा हमने कहा, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस CAPM। CAPM मतलब क्या निकलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना। तो अब इसी को अगर हम डिटेल में लिखने जाएं, CAPM का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो कैसे हो जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे इसी के थ्रू आप CAPM के फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी फॉर्मूला होता है। अब आप सोचिए एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिटर्न मिले। तो आप सोचिए कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि बिना रिस्क, मार्केट तो रिस्की होता है, तो बिना रिस्क के लिए मैं जितना कमाता हूँ या जितना रिटर्न पा सकता हूँ, उतना तो रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उतना तो मुझे चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के मुझे उतना रिटर्न मिल सकता था, तो उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
अब मैंने रिस्क उठाया है तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी मुझे चाहिए। दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। मतलब 6% पे नॉर्मली बिना रिस्क के मुझे रिटर्न मिल जाता, तो 6% तो रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट में जा रही हूँ तो 6% तो मुझे चाहिए। मार्केट में जा रही हूँ, रिस्क ले रही हूँ, तो अब आप मुझे बताओ कि आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो। एक्स्ट्रा देने का मतलब कि जितना मुझे 6% मिल रहा था उस आप कितना ऑफर कर रहे हो, मार्केट कितना ऑफर कर रहा है रिटर्न। तो मान लीजिए मार्केट कहता है कि हम 10% का रिटर्न ऑफर करते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है मार्केट, 4% का रिटर्न दे रहा है। अब ये 4% का रिटर्न जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो रिस्क के साथ दे रहा है ना, तो ये रिस्क के साथ उसको एनालिसिस करेंगे, उतना तो मुझे चाहिए प्लस मुझे 6% था वो भी मुझे चाहिए, तो टोटल मुझे इतना रिटर्न चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। यही यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। देखिए RF मतलब क्या हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब बिना रिस्क के मुझे कितना रिटर्न मिलता, वो तो मुझे चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए, ये तो मुझे चाहिए। अब और क्या चाहिए, मैंने रिस्क लिया है ना, तो रिस्क लिया है, रिस्क को हम यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, बीटा से दिखा रहे हैं। तो पहले बीटा को एक साइड कर दीजिए, बीटा मत अभी देखिए। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, इतना RF मतलब इतना रिस्क, इतना बिना रिस्क के मिलने वाला था, इतना तो मुझे चाहिए, प्लस मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मार्केट जितना दे रहा है और फ्री में मुझे जितना मिलता, दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे एक्स्ट्रा। तो मार्केट का रिटर्न माइनस फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, दोनों का डिफरेंस कह लीजिए एक्स्ट्रा। इतना एक्स्ट्रा भी मुझे चाहिए, पर ये एक्स्ट्रा तो तभी मिलेगा जब हम रिस्क उठाएंगे, तो इसका मतलब रिस्क का इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है। और रिस्क को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा से। मार्केट रिस्क को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि एक्चुअली बताओ कितना रिजल्ट आया उसका, उतना रिटर्न तो मिलेगा। अगर रिस्क को एडजस्ट भी कर देगा, रिस्क को ख़त्म भी करेगा, तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद वो एक्स्ट्रा कितना आया वो हमने प्लस कर दिया अपने एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रिटर्न में, मेरा आपका टोटल रिस्क आ गया। तो ये जो RM माइनस RF आप करते हैं ना, इसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम, मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं प्रीमियम। तो सिंपल मतलब क्या हो गया कि रिस्क फ्री रिटर्न मुझे कितना मिला, फ्री में कितना रिटर्न मिलेगा बिना रिस्क के वो चाहिए, प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करके मुझे प्रीमियम बता दो कि रिस्क रिटर्न का प्रीमियम कितना है, और उसको रिस्क से एडजस्ट कर दो, वो भी चाहिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये पोर्शन मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न का हो गया। हमने इतना एक्सपेक्ट किया था, इतना फ्री में मिलने वाला था, वो तो चाहिए, और रिस्क के साथ कितना रिटर्न मिलेगा वो दे दो, दोनों को ऐड करके दे दीजिए, वही मुझे चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी को न्यूमेरिकली देखते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 5% का, मतलब बिना रिस्क के अगर हम किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे तो कितना अर्न करते हैं, 5%। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम 5% का कमा लेंगे। अब मार्केट में अगर करते हैं तो मार्केट से कितना रिटर्न पाएंगे, 10% का। ठीक है, अब यहीं पे आप समझ जाइएगा, मार्केट दे रहा है 10% का, और आप कितना पाते हैं, अगर आप बिना मार्केट में गए पाना चाहते हैं, मतलब बिना रिस्क लिए जान पाते तो 5% का पाएंगे। तो व्हाट इज द अल्फा फॉर द फॉलोइंग फंड्स। अब आपको अल्फा एक्सेस रिटर्न कैलकुलेट करना है, किसके लिए, कुछ फॉलोइंग फंड्स के लिए। फंड्स का कहानी देख लेते हैं, मैनेजर D, मैनेजर E, मैनेजर F। इनका क्या है कि इनका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, 11%, 15%, 15%, और बीटा मतलब रिस्क की कितना है, सेंसिटिविटी कितना है, तो 0.9, 1.10, 1.20, ये इनका बीटा आ गया। अब देखिए, अब आपको जेनसन मॉडल अप्लाई करना है। आपके सामने पोर्टफोलियो का रिटर्न तो है 11, 15, 15, पोर्टफोलियो कितना कमा रही है ये सामने है आपके, लेकिन आपको जेनसन मॉडल अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। भाई एक्सेस कितना कमा रही है ये बताइए, अल्फा कितना है ये बताइए, तभी हम कहेंगे परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न मेरे सामने है, पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न किस पोर्टफोलियो का कितना था वो नहीं पता है, तो हमें पहले क्या निकालना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था किस पोर्टफोलियो का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम तुरंत बता देंगे कि कौन सी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा जेनसन अल्फा का क्या था, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता था, फ्री रिटर्न जितना है उतना तो मुझे चाहिए, प्लस मुझे प्रीमियम चाहिए, मतलब मार्केट में अगर मैं रिस्क उठा रही हूँ तो रिस्क उठाने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है रिटर्न उसका, और मार्केट के रिस्क से एडजस्ट करने के बाद वो अमाउंट भी मुझे चाहिए, वो प्रीमियम भी रिस्क एडजस्ट करने के बाद का भी चाहिए। तो फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न और प्रीमियम रिटर्न, रिस्क को एडजस्ट करने के बाद दोनों मुझे चाहिए, वो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सारे फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, D का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए,
अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, मार्केट का रिटर्न चाहिए। तो मार्केट का रिटर्न 10% है, क्वेश्चन में दिया गया है। मार्केट कितना दे रही है, 10% का रिटर्न दे रही है। और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 5% का है। तो देखिए 5% तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 0.05 जो है ये 5% तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आगे की बात करते, प्लस के बाद जो चीज़ है, मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, रिस्क उठाने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। तो 10% माइनस 5%, तो इसी परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो 10% मतलब 0.10 माइनस 5% का मतलब 5/100 कन्वर्ट किया है तो 0.05। इतना एक्स्ट्रा मुझे मिलने वाला, मतलब 0.05 मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। पर ये 0.05 एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, रिस्क उठाने के बाद। तो रिस्क को एडजस्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रिस्क से जब मल्टीप्लाई किया तो जो 5% मुझे दिख रहा था रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो एक्चुअली मुझे कितना मिल रहा है, 0.045 मिल रहा है ना। कितना, मतलब 4.5% का, आप समझिए 4.5% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखने में लग रहा है कि 10% मार्केट में मिलता, 5% रिस्क फ्री मिलता, तो प्रीमियम आपको 5% का मिल रहा है। लेकिन जब आप रिस्क के साथ उसको एडजस्ट कर दिए ना, तो कितने का मिल रहा है, 4.5% का मिल रहा है। तो 4.5% ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे रिस्क की वजह से मिलेगा। और मुझे चाहिए ही चाहिए क्या, रिस्क फ्री वाला। भाई हम रिस्क ले रहे हैं, बिना रिस्क के मुझे इतना मिलता तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 5% मैंने वो ले लिया, 5% प्लस 4.5%, तो कितना आ गया, 9.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आपका। क्लियर है, मतलब अगर मैनेजर डी की बात करें तो उस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था, 9.5% का। उस पोर्टफोलियो ने कमाया कितना है, 11%। डिफरेंस से आप समझ गए कि अल्फा कितना आया है। ठीक इसी तरह पहले हम सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ले रहे हैं, मतलब CAPM कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो क्या है, वो CAPM कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने मैनेजर डी का CAPM कैलकुलेट कर लिया, मैनेजर ई का कैलकुलेट कर लीजिए, मैनेजर एफ का कैलकुलेट कर लिया। और इसको समझिए कि डी कहता है कि पोर्टफोलियो डी से एक्सपेक्ट किया गया था 9.5% का रिटर्न, जबकि उसने अर्न किया 11% का एवरेज एनुअल रिटर्न। देखिए जो आपका ई है, ई से एक्सपेक्ट किया गया था 10.5% का रिटर्न, जबकि उस पोर्टफोलियो ने रिटर्न कितने का दिया है, 15% का रिटर्न दिया है। और अगर आप एफ की बात करिए तो एक्सपेक्ट कितना किया था, 11%, और पोर्टफोलियो ने रिटर्न कितने का दिया है, 15%। एक बात तो क्लियर है, सारे के सारे पोर्टफोलियो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, मतलब अल्फा सब में पॉजिटिव आ रही है। क्लियर है, लेकिन अब सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा होगा, तो जिसका सबसे ज़्यादा अल्फा होगा। तो हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा डी कैसे कैलकुलेट होगा, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 11% आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड कितना था 9.5%, एक्स्ट्रा उसने कितना रिटर्न कमाया 1.5%, एक्सेस को ही तो हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ई का निकाला, एफ का निकाला। अब आप खुद ही सोचिए सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कौन परफॉर्म कर रहा है, अल्फा ई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था ना उससे 4.5% एक्स्ट्रा आपको रिटर्न दे रहा है। मतलब मैंने सोचा था, सिंपल है, मैंने सोचा था कि 10% पोर्टफोलियो रिटर्न देगा, पर एक्चुअली जो पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया तो 14% का रिटर्न दे दिया, मतलब 4% एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है, 4% का अल्फा आया है। क्लियर है, इसको हम कहते हैं जेनसन मॉडल के थ्रू इवैल्यूएट करना। तो वैसे देखा जाए तो सारे पोर्टफोलियो अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा पोर्टफोलियो परफॉर्म कौन सा कर रहा है, अल्फा ई कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, अल्फा एफ कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, अल्फा डी कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। किसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक। जो पोर्टफोलियो चल रहा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको समझने के लिए हमने ये 3 मॉडल देख लिए, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ट्रेनर मॉडल, शार्प मॉडल, जेनसन मॉडल। जेनसन मॉडल पूरी तरीके से CAPM पे बेस्ड हो गया ना, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, क्या चाहता था, क्या कमाया है, दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट इज अल्फा, और अल्फा जैसा है उसी के हिसाब से बताओ कि परफॉर्मेंस कैसी है। जेनसन मॉडल हो गया, है ना। वहीं पे बात कर लीजिए शार्प मॉडल की, तो शार्प मॉडल कहता है कि 1 यूनिट ऑफ रिस्क पे आपने कितना रिटर्न कमाया है, 1 यूनिट ऑफ रिस्क अगर आपने उठाया तो उस पर कितना रिटर्न आपने कमाया, करेक्ट। अब यहाँ पे जो रिस्क आप ले रहे हैं 1 यूनिट ऑफ रिस्क, आप ओवरऑल रिस्क ले रहे हैं पोर्टफोलियो का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। और वहीं पे जब हम बात करते हैं ट्रेनर्स मॉडल की, तो वो भी यही कैलकुलेट करते हैं कि 1 यूनिट ऑफ रिस्क पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनका रिस्क था 1 यूनिट का ना, वो सिर्फ क्या था, आपका मार्केट रिस्क पे था, सिस्टमैटिक रिस्क पे बेस्ड था, मतलब बीटा पे बेस्ड था। तो वहाँ के फॉर्मूले में बीटा लेते हैं, जबकि शार्प के फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहता है आपका, वहाँ पे आपका रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी सब कुछ सेम रहता है डिनोमिनेटर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हेलो स्टूडेंट, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो रिवीजन्स को इन डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो रिवीजन का मतलब क्या हो गया, अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना। कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब हम उन सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशंस में
कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो रिवीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्टफोलियो रिवीजन एक प्रोसेस होगा जहाँ पे हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एडिशनल एसेट्स को इंक्लूड कर देते हैं, या जो भी फंड हमने इन्वेस्ट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो के लिए उस फंड के रेशियो में चेंजेस करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हमने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर दिया। क्लियर है? एक्चुअली पोर्टफोलियो रिवाइज करने से होता क्या है कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, राइट? मतलब क्या हुआ कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे सिक्योरिटीज़ जो अनअट्रैक्टिव हैं, कहने का मतलब क्या हुआ अनअट्रैक्टिव का, कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही हैं, अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं, रिस्क ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे सिक्योरिटीज़ को आप लिक्विडेट कर दीजिए, सेल कर दीजिए, और जो मार्केट में बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाली सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक्वायर कर लीजिए, उनको परचेज़ कर लीजिए। तो आप ये सब जब करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। मतलब आपने पोर्टफोलियो बना लिया था, सब सेट हो गया था, फिर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। मतलब या तो फंड के रेशियो में चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर आपकी सिक्योरिटीज़ के जो कॉम्बिनेशंस थे आप उनको चेंज करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट पोर्टफोलियो रिवीजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं या कुछ अल्टरेशन करते हैं, जिससे कि हमारे इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, उनकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी, मार्केट कंडीशन सब चीज़ मीट आउट हो सके। तो उसी को हम कहते हैं कि हमने पोर्टफोलियो रिवाइज किया, राइट? अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, तो पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो रिवीजन का ऑब्जेक्टिव और पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिमिलर है। मतलब जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसको सेलेक्ट कर रहे थे, तब आपने जो गोल रखा था ना, वही गोल आपको पोर्टफोलियो को रिवाइज करते वक्त भी रखना चाहिए। तो अगर इन शॉर्ट बोले तो सबसे मेन जो गोल होता है वो क्या होता है भाई, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, रिस्क को मिनिमाइज करना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मेंटेन करनी है। जब आप रिवाइज करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो को, आपको जो भी लेवल का रिस्क आपका इन्वेस्टर बेयर कर सकता है, उस लेवल पे रिस्क पे, उस लेवल के रिस्क पे आपको अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। या जितना भी रिटर्न आप अचीव कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कितना रिटर्न मिलेगा, उस गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे आपको रिस्क के लेवल को मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से आप रिस्क को मिनिमाइज करके और रिटर्न को मैक्सिमाइज करके आप पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो को रिवाइज करने की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। बेसिकली जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक सिस्टमैटिक प्लान या सिस्टमैटिक अप्रोच आपको यूज़ करना है। आपको मतलब इन्वेस्टर्स को या पोर्टफोलियो मैनेजर को यूज़ करना है, जिसके थ्रू वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अच्छे से रिव्यू कर सके, उसे इवैल्यूएट कर सके, और फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ अल्टर कर सके या मॉडिफाई कर सके। ठीक, तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली ना 3 स्ट्रैटेजी है। एक हमारी एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, एक हमारी पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, और एक हमारा आता है फॉर्मूला प्लान्स। जब हम फॉर्मूला प्लान्स करते हैं तो हमें उसके अंदर 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान, एक होता है कांस्टेंट रेशियो प्लान, और तीसरा होता है हमारा वेरिएबल रेशियो प्लान, राइट? तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ता है। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी की, कि ये क्या होता है। देखिए नाम क्या कह रहा है, एक्टिव। आप जो रिवाइज कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, आप जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए हैं वो कैसे स्ट्रैटेजी है, बहुत एक्टिव स्ट्रैटेजी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, फ्रिक्वेंट डिसीजंस लेता है। बाय करना है, सेल करना है सिक्योरिटीज़ का, मतलब जो कुछ भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो भी आप सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करने का डिसीजन लेने वाले हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, और मार्केट में जो भी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है या जो आपका बेंचमार्क है, जो सिक्योरिटीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप उन सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही अपना काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास वो सिक्योरिटीज़ हैं तो आप बढ़िया है, अभी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है तो आप उसको मेंटेन करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। आपको लग रहा है कि वो लॉस में जा सकती है तो आप उसे सेल करके निकाल देंगे, है ना? अगर आपको लग रहा है कि ऐसे सिक्योरिटीज़ के रेट बहुत कम लगे हैं इस वक्त जो कि बढ़ने वाले, तो आप उन्हें परचेज करके रख लेंगे। तो मतलब आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। उसे वो कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। बहुत फ्रिक्वेंट आप डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मार्केट, है ना? कंटिन्यूअस बेसिस पे आप काम करते रहते हैं। तो ये ना शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करता है। मतलब इसका मेन एम होता है कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। जो आप कैपिटल जनरेट करेंगे या जो आप इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, जो रिटर्न पाना चाह रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप पाते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो जैसे आपका जो फंड मैनेजर है बहुत एक्टिवली सेलिंग एंड बाइंग कर रहा है आपके स्टॉक का अकॉर्डिंग टू मार्केट इंडेक्स। जो मार्केट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसके हिसाब से उनको बाय या सेल कर रहा है, तो ये एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई। वहीं पर अगर पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी
कह रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि पैसिव है, मतलब बहुत वर्किंग में नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि ये पोर्टफोलियो को रिव्यू कब करेंगे, कंपैरिजन टू एक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी, बहुत लेस फ्रिक्वेंटली ये इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, मतलब ये लॉन्ग टर्म पर्पज पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन शॉर्ट टर्म गेन्स पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो मतलब एक बार, साल में एक बार कह लीजिए, इस तरीके से अपने फंड को रिवाइज करता है, अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करता है। और वो भी तब जब उसको लगता है कि भाई ज़्यादा चेंजेस आ गए, डेविएशन ज़्यादा आ गए, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव व बाकी चीज़ें मीट आउट नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ बहुत वेरी करने लग गई, ऐसे सब सिनारियों को देखते हुए वो जाके अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जब उन्हें लगता है कि वाकई में बहुत ज़रूरत है पोर्टफोलियो को रिवाइज करने की, ओनली देन वो अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं, अदरवाइज उनको रिवाइज करने का मन नहीं करता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम पैसिव रिविजन स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताएं, जैसे म्यूचुअल फंड, जब म्यूचुअल फंड में जो होता है ना, वो पैसिव रिविजन स्ट्रैटेजी है। इसी तरह जो यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है, यूआईटीज होती हैं, वो भी क्या है, आपकी पैसिव रिविजन स्ट्रैटेजी में आती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो पैसिव रिविजन स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे थर्ड की, जो कि हमारा फॉर्मूला प्लान है। देखिए, फॉर्मूला प्लान मतलब आप यहाँ पे जो आपको रिवाइज करना है पोर्टफोलियो को, तो आप एक फॉर्मूला के बेसिस पे करने वाले हैं। मतलब ये क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड रूल्स है ना, फॉर्मूला सेट है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है सिक्योरिटीज़ को। क्लियर है। सो फॉर्मूला प्लान जो है बेसिकली एक मैकेनिकल या रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपको प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से रिवाइज करिए या अपने पोर्टफोलियो में इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये जो फॉर्मूला प्लान है हम क्यों अडॉप्ट करें? सो बेसिकली ये इसलिए अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि ये इमोशनल बायसनेस को कम कर देता है। ठीक है, ये डिसिप्लिन डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। मतलब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप जाएगा तो मैं ये सिक्योरिटीज़ परचेज कर लूँ, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन मतलब बायसनेस हो सकती है ना, वो इंस्टिंक्ट की बात हो गई। तो आप इमोशनली नहीं फील करेंगे ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं इसके शेयर्स में या इसकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर फॉर्मूला प्लान चलेगा ना, तो वहाँ पे आप ये इमोशनली जो बायस होकर डिसीजन ले लेते हैं ना, वो नहीं होगा। वहाँ पे ऑलरेडी आपको एक रूल, एक सेट रूल मेंशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि ऐसा है तो मुझे ये डिसीजन लेना है, ऐसा है तो मुझे ये डिसीजन लेना है। तो उसी को कहते हैं फॉर्मूला प्लान, रूल्स, प्रीडिटरमाइंड रूल्स। ठीक है, जो आपको गाइड करने वाला है। तो 3 इंपॉर्टेंट आपको प्लान्स प्रोवाइड किए गए हैं पोर्टफोलियो को रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला प्लान के अंदर। और वो क्या क्या है? एक हमारा आ गया कांस्टेंट रुपी प्लान, दूसरा हमारा आ गया मतलब कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान कहते हैं उसको, कांस्टेंट रेशियो प्लान, और तीसरा हमारा आ गया वेरिएबल रेशियो प्लान। ठीक है, एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कांस्टेंट रुपी प्लान की। देखिए, जो कांस्टेंट रुपी प्लान या कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या कहा जाता है, अब आपको दिमाग में रखना है कि भाई आपको पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है। आपने ऑलरेडी फंड इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एक पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखा है, उसमें पैसे लगे पड़े हैं, अब आपको उसको रिवाइज करना, अल्टर करना, एडजस्टमेंट करने हैं उसमें। तो अगर आपने कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान को अडॉप्ट किया, तो वो क्या आपसे कहेगा कि इस केस में इन्वेस्टर को करना क्या है कि फिक्स्ड रुपी ऑफ अमाउंट को आपको जो आपका रिस्की एसेट्स है ना, मतलब एग्रेसिव एसेट्स जो है, आपको उसमें एक फिक्स्ड रुपी इन्वेस्ट करके रखना है, और जो बाकी है वो आप सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफेंसिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझिए। पहली बात बता दूं, एग्रेसिव एसेट्स का क्या मतलब हो गया? एग्रेसिव का मतलब हो गया वो एसेट जो रिस्की है, जिसमें रिस्क ज़्यादा है। जैसे इक्विटी बहुत रिस्की है ना, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कोई रिटर्न नहीं आएगा, फिक्स इंटरेस्ट जैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता, फिक्स डिविडेंड जैसी कहानी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये रिस्की प्लान होता है। वहीं पर बात करें अगर हम सेफ या डिफेंसिव एसेट्स की, तो जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये हमारे सेफ एसेट्स या डिफेंसिव स्टॉक्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलने ही मिलने वाला है ना, तो यहाँ पे सेफ रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस प्लान के अंदर कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, जो आपका एग्रेसिव स्टॉक है, जो रिस्की स्टॉक है ना, उसमें एक पैसा फिक्स कर लीजिए, एक रुपये का वैल्यू आप फिक्स कर लीजिए कि हम इसमें 50 लाख लगाएंगे, इसमें 5 लाख लगाएंगे, इसमें 7 लाख लगाएंगे, जो भी अमाउंट आप फिक्स करना चाहते हैं वो अमाउंट फिक्स कर लीजिए। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का फिक्स कर लीजिए कि भाई इतना ही पैसा मैं रिस्की में डालूंगा, बाकी सारे पैसे हम कहाँ डालेंगे? डिफेंसिव में डालेंगे। सो बेसिकली ये एक प्लान है जहाँ पे हम अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, मतलब जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसमें जो एग्रेसिव स्टॉक्स हैं बेसिकली, उनकी वैल्यू को हम कांस्टेंट कर देने वाले हैं, और बाकी के पैसों को हम कंजर्वेटिव में लगा दे रहे हैं, मतलब कि डिफेंसिव स्टॉक में लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो बात कही जा रही है ना कि बाय सेलिंग इट, या जब राइसेस होंगे प्राइस, तो उसको क्या, उसका मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने जितना भी पैसा अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा था,
आपने जितना भी एग्रेसिव स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा था, जितना भी डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा था, आपने सब मेंटेन कर रखा था। अब अगर आप कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान करते हो और आपको ये दिखता है कि आपकी जो प्राइसेस थी आपके एग्रेसिव स्टॉक की, वो प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, तो आप तो कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान मेंटेन करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अब एग्रेसिव स्टॉक में तो एक्स्ट्रा पैसा लग गया है क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है मार्केट राइज होने की वजह से। तो आपको क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वहाँ से निकाल लीजिए, मतलब आप उतनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर दीजिए जिससे वो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल जाए और आप उसको वापस से इन्वेस्ट कर दीजिए डिफेंसिव स्टॉक में। तो अगेन आपका जितना पैसा आप सोच रहे थे कि रिस्की प्रोजेक्ट में रहना चाहिए, उतना ही पैसा रिस्की प्रोजेक्ट में रहेगा। यही बात वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लान आपको मतलब इन्वेस्टर्स को फोर्स करता है कि भाई जब प्राइस बढ़े तो आपको क्या करना है, स्टॉक को सेल कर देना है और आपको जब प्राइस गिरने लगे तो आपको परचेज कर लेना है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में जितना भी आपका एग्रेसिव स्टॉक है, जितना भी आपका रिस्की स्टॉक है, उसकी टोटल वैल्यू फिक्स कर लीजिए। अगर वो स्टॉक की वैल्यू मार्केट राइज होने से बढ़ गई है तो आप उसमें से सेल करके वापस उसी पोजीशन पे ला दीजिए। अगर उस स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो आप वापस से परचेज करके उतना मेंटेन करिए। मतलब आपको करना क्या है, आपको अपने एग्रेसिव रिस्की स्टॉक की वैल्यू मेंटेन रखनी है कि भाई मुझे रिस्की में इतना ही पैसा लगाना है, इससे ज़्यादा पैसा ना लगने पाए और उससे कम भी ना लगने पाए, वो आप परचेज और सेल करके मेंटेन करेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स ने 1 लाख रुपया लगाया, तो उन्होंने क्या किया, 60,000 इक्विटी में लगा दिया रिस्की एसेट्स में और 40,000 सेफ एसेट्स में लगा दिया, बॉन्ड में लगा दिया। तो वैल्यू कितनी हो गई, रिस्की एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी, 60,000। तो अब इनको ये मेंटेन करना है, मतलब फिक्स रुपी वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी है रिस्की एसेट्स की, 60,000। इनको यही मेंटेन करना है। अब सपोज करिए स्टॉक मार्केट राइज होता है और आपकी जो 60,000 थे ना वो 70,000 हो गए। तो अब ये देखिए आपका एक्स्ट्रा पैसा इसमें आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 10,000 के स्टॉक्स को, 10,000 की इक्विटी को आपको सेल कर देना होगा। ठीक, वापस से इक्विटी 60,000 की आ गई। अब जब सेल किया पैसा आया, अब वो पैसे को आपको वापस से बॉन्ड में लगा देना होगा, आपके सेफ स्टॉक परचेज कर लेने होंगे। ठीक, जिससे कि आप वापस से इक्विटी को उसी पोजीशन पे रख सके, उतने ही रुपए की वैल्यू मेंटेन कर सके। तो ऐसे इसको समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे रिस्क की काम करना है, तो रिस्क में मैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकता। तो ठीक है, आपने 5 लाख लगा दिए रिस्क वाले काम में। अब अगर मार्केट अच्छा गया और 5 लाख से अबव हो गए तो आप ये मत सोचिए कि उसमें लगा रहना चाहिए, नहीं, अबव वाले पोर्शन को आप हटा लीजिए वहाँ से, उसको वापस से 5 लाख तक ही रखिए। क्योंकि आप रिस्क कितना बेयर कर सकते थे, 5 लाख ना, तो हमेशा जितना बेयर कर सकते थे उतना ही पैसा वहाँ रखिए। आप 5 लाख बेयर कर सकते तो 5 लाख ही रखिए। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसको सेल करिए, उस पैसे को वहाँ से विड्रॉ करिए और जाके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये बात कही जा रही है, इसी को बोलते हैं रीबैलेंसिंग। बात समझ में आया। अभी नेक्स्ट भी हम पढ़ते हैं, वो भी रिबैलेंसिंग का ही आपका एग्जांपल है, दैट इज कांस्टेंट रेशियो प्लान। अब कांस्टेंट रेशियो प्लान क्या हो गया, देखिए यहाँ पे वहाँ पे वैल्यू की बात कही गई थी, यहाँ पे रेशियो की बात कही जा रही है, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या करना होगा, जो इन्वेस्टर होता है ना, एक कांस्टेंट परसेंटेज का रेशियो मेंटेन करता है एग्रेसिव और डिफेंसिव स्टॉक के बीच में। ठीक, मतलब अगर मैंने कहा 60-40 का रेशियो है तो वो हमेशा 60-40 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है, वो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी है जहाँ पे रेशियो आपका फिक्स कर दिया जा रहा है, आपके दोनों स्टॉक्स के बीच में, रिस्की और सेफ स्टॉक के बीच में एक फिक्स रेशियो मेंटेन किया गया और वही रेशियो आपको हमेशा बना के रखना है। तो अगर आपका रेशियो अनबैलेंस्ड हुआ, ठीक है, मार्केट मूवमेंट की वजह से वो रेशियो चेंज हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, अपने जो भी एसेट्स आपका ओवर परफॉर्म कर रहा होगा आपको वहाँ से निकाल के उसको अंडर परफॉर्म पोर्शन में इन्वेस्ट कर देना होगा। ठीक है, जिससे आपका वापस से रेशियो मेंटेन हो जाए। यहाँ बात समझ में गई, यही तो रीबैलेंस करिए। सेम है जैसे आपने वैल्यू किया था ना, कांस्टेंट वैल्यू प्लान, रुपी वैल्यू प्लान, ऐसे सेम है ये। वहाँ पे आप अमाउंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। इसी को रीबैलेंसिंग कह रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 60,000 इक्विटी में, 40,000 बॉन्ड में, तो 60 और 40 का रेशियो आपने मेंटेन किया था। अब अगर मार्केट राइज हुआ और इक्विटी 70 हो गया तो बट ऑब्वियसली बात है डेब्ट आपका 30 हो गया। अब क्या रेशियो बन गया, 70-30 का रेशियो बन गया। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको वापस से रिस्टोर करना है 60-40 में। तो अब आपको कुछ इक्विटीज़ को सेल करके डेप्ट को खरीदना है, जिससे कि वापस से 60-40 का रेशियो मेंटेन हो जाए। इसी को भी बोल रहे हैं रीबैलेंसिंग। आपको याद हो तो पोर्टफोलियो रिवीजन की 3 टेक्निक बोली जाती है, रीबैलेंसिंग, रीएलोकेशन एंड स्विचिंग। तो रीबैलेंसिंग यही है, वापस से रीबैलेंस करिए, आप रेशियो को मेंटेन करिए। ठीक है, आप रुपये की वैल्यू को मेंटेन करिए, दैट इज रीबैलेंसिंग। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल रेशियो प्लान। अब वेरिएबल रेशियो प्लान क्या हो गया, ये मतलब
जैसे आप कांस्टेंट रेशियो प्लान में करते थे ना कि रेशियो फिक्स कर लेते थे, यहाँ पे आपको ना रेशियो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता कि मार्केट कंडीशन देखिए और उसके हिसाब से आप अलाउ करिए कि किस स्टॉक में कितना रेशियो रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत लो जाता है तो हो सकता है कि हमको एग्रेसिव प्लान जो है वो ज़्यादा यूज़ करना है, और जब सो इस प्लान में क्या करते हैं, जब मार्केट लो जाता है तो हम ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स को परचेज करते हैं, एग्रेसिव स्टॉक्स में ज़्यादा रखते हैं, और वहीं जब हाई जाता है मार्केट तो हम कंजर्वेटिव में चले जाते हैं, है ना। तो कैसे जाते हैं वैसे भी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको इक्विटी और बॉन्ड का जो रेशियो है, मतलब आपके सेफ स्टॉक का और रिस्की स्टॉक का, या मैं कहूँ एग्रेसिव और डिफेंसिव स्टॉक का जो रेशियो होता है ना, वो चेंज करने का ऑप्शन रहता है अकॉर्डिंग टू योर मार्केट कंडीशन। तो अगर आपका इक्विटी जो है ना, वो इंक्रीज़ कर रही है, तो इसमें होगा क्या कि अगर मार्केट कम जा रहा है, मार्केट लो जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इक्विटी परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते रेट में इक्विटी मिल जा रहे हैं, एग्रेसिव स्टॉक आपको सस्ते रेट में मिल जा रहे हैं। ठीक वहीं पे अगर मार्केट आपका हाई जा रहा है तो आपको अपनी इक्विटी को डिक्रीज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जल्दी से उसको सेल करके अपना प्रॉफिट मेंटेन कर लीजिए, प्रॉफिट ऐड ऑन करिए अपने यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ कहा जाता है कि आपको मार्केट के हाई होने पे आपको डिफेंसिव स्टॉक में ज़्यादा रहना है। ठीक, आप क्या करें, कंजर्वेटिव स्टॉक में ज़्यादा रहेंगे, आप क्या करेंगे, अपने एग्रेसिव स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे, और वहीं पे अगर मार्केट लो जाएगा तो आप अपने एग्रेसिव स्टॉक को और परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो चीप हो गए हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि इनिशियल रेशियो 60-40 है, ठीक है, इक्विटी 60 और डेब्ट 40, तो अब क्या होगा, हम इस रेशियो को कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपका मार्केट फॉल कर रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, मार्केट गिर रहा है तो आप अपने रेशियो को चेंज कर दीजिए। अब आप मार्केट गिर रहा है तो चीज़ें रेट बहुत कम हो गए होंगे हर चीज़ का, तो आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक को परचेज कर लेना है, रिस्क स्टॉक को परचेज कर लेना। तो रेशियो कर दीजिए 70-30 कर दीजिए। क्लियर है, 100 ही तो रहेगा जितना फंड है, उसमें क्या करिए 70% तक आप अपने इक्विटी को रख लीजिए, 30% अपने बॉन्ड को रख लीजिए। मतलब कहने का कि अब सस्ता है तो इक्विटी को परचेज करके रख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको मार्केट बढ़ने लगा तो अब आपको क्या करना है, इस रेशियो को आप ऐसे कर सकते हैं 50-50 कर लीजिए, कुछ इक्विटी को सेल कर दीजिए और जिससे आप प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, और दूसरी साइड आप अपने डेब्ट को कुछ बढ़ा लीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप मार्केट की कंडीशन को देखिए, उसके हिसाब से रेशियो को चेंज करिए। जैसी मार्केट कंडीशन है वैसे अपने रेशियो के परसेंटेज को आप मेंटेन करिए। आप वेरिएबल के मतलब आप इक्विटी के पोर्शन को बढ़ाने की कंडीशन में है या डेब्ट के पोर्शन को बढ़ाने की कंडीशन में, डिपेंडिंग की मार्केट कंडीशन कैसी है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल रेशियो प्लान। ठीक है, यही हमारा रीएलोकेशन है, हम फंड को रीएलोकेट करते हैं, नए रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है, दैट इज रीएलोकेशन, रीबैलेंसिंग, रीएलोकेशन। और एक क्लास आता है स्विचिंग। स्विचिंग कहता है कि जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ख़राब सिक्योरिटीज़ है, जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं, उन सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस कर दीजिए अपने ही पोर्टफोलियो की उन सिक्योरिटी से जो सिक्योरिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। सपोज करिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपको क्या दिख रहा है कि आपकी एसबीआई की जो शेयर्स हैं वो मतलब कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वहीं एचडीएफसी के शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप एसबीआई को सेल करिए, एचडीएफसी को परचेज कर लीजिए, एचडीएफसी शेयर्स को। तो आप शेयर्स में ही हैं, आप इक्विटी में ही हैं, है ना। अब उसी के अंदर अपने आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब उसके रेशियो को बढ़ा रहे हैं, उसके रेशियो को कम कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम स्विचिंग करना, स्विच करते हैं। क्लियर है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, और इनको हम टेक्निक्स का नाम देते हैं, रीबैलेंसिंग, रीएलोकेशन और स्विचिंग। तो आई होप आपको क्लियर होगा। डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और टाइमली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम उसे रिवाइज भी करते रहते हैं, राइट। तो इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या होती है और कैसे ये रिलेट करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से, वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए अगर बात हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की करते हैं, सो बेसिकली ये क्या होता है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं, हम मनी लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स ले लेते हैं, उनकी परमिशन से म्यूचुअली उनसे फंड लेते हैं, और एक कॉर्पस इकट्ठा होता है हमारे पास, एक हैवी अमाउंट में फंड इकट्ठा होता है जिसे इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग पोर्टफोलियोज पे, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज़ अच्छे से रहती हैं, और जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड है ना,
तो म्यूचुअल कंसेंट से एक फंड डिसाइड हो रहा है, एक फंड कलेक्ट हो रहा है, कॉर्पस रेडी हो रहा है जिसकी इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है पोर्टफोलियोज में, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में। क्लियर है? तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड अलाउ करता है स्मॉल इन्वेस्टर्स को कि वो प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशंस के थ्रू, प्रोफेशनली पर्सन्स के थ्रू अपनी जो फंड है उसको मैनेज करवाएं। ठीक है? मतलब अगर आप बीइंग एन स्मॉल इन्वेस्टर, आपको ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है, पर आप चाहते हैं कि आपका फंड अच्छे से मैनेज किया जाए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो उसका, सही से पोर्टफोलियो में सही पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड परचेज़ करने से यही आपके लिए फ़ायदा होगा कि जिनको स्टॉक मार्केट बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना, उनके भी फंड बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट में मैनेज किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनली पर्सन होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके फंड को प्रॉपर्ली एलोकेट कराते हैं, अलग-अलग सिक्योरिटीज़ में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि पूल ऑफ एसेट्स, पूल ऑफ फंड क्रिएट हो रहा है। म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है? पूल ऑफ फंड क्रिएट हो रहा है। जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, तो सब चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो शेयर में इन्वेस्ट कर सकें, तो उनके पास कुछ ही पैसे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भई हम भी स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, बस मेरे पास इतना ही पैसा है। तो क्या हुआ, जो फंड मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड, जो एएमसीज़ बेसिकली होते हैं, ये क्या करते हैं, हर एक ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, सबसे क्या होता है, जो जितना फंड वो दे सकते हैं, वो सब फंड इकट्ठा कर लेते हैं। तो म्यूचुअली फंड इकट्ठा हो गया, जिसे हम कॉर्पस कह रहे हैं, एक हैवी अमाउंट में फंड इकट्ठा हो गया। अब उस फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पे? पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टर्स, है ना? जिस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह का उन्होंने फंड चूज़ किया है, जिस पर्पज़ के लिए चूज़ किया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये पोर्टफोलियो सेलेक्ट किए जाते हैं। और ये कौन करता है? जो प्रोफेशनली पर्सन होते हैं, मतलब जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है ना, इसके वही ये चीज़ करते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड किया जाता है, जहाँ पे हम छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, पूल ऑफ मनी इकट्ठा होती है और फिर उससे सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया जाता है। ठीक है? तो इन्वेस्टर का पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, उनके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न भी मिलेगा, और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, क्योंकि जो भी रिस्क होगा, हैवी अमाउंट पे रिस्क आएगा और छोटे-छोटे अमाउंट में अलग-अलग पर्सन है, तो रिस्क का पोर्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कम रिस्क पे आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छे रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ना, वो मैनेज किसके थ्रू की जाती है? एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, एएमसी जिनको कहते हैं, उन्हीं के थ्रू इसे मैनेज किया जाता है। क्लियर है? अब ये जो एएमसीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली रेगुलेट और सुपरवाइज्ड होती हैं सेबी के अकॉर्डिंग। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारी है, वही एएमसी को अच्छे से सुपरवाइज़ करती है, रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। अब ये जो एएमसीज़ होती हैं, बेसिकली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल भी आपको दे दूँगी। तो इसका मतलब आपको क्लियरली क्या समझ में आया कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे फंड इकट्ठा होगा और फिर वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाएगा फंड मैनेजर्स के थ्रू। ठीक है? प्रोफेशनली ट्रेन्ड फंड मैनेजर्स के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब देखिए, पोर्टफोलियो में क्या था, पोर्टफोलियो जब आप मैनेज करते हैं तो बीइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात होती है कि मैं अकेली हूँ और मुझे अपने फंड को, मेरे पास 10 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, जो भी है, मैं ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो मैं अपना पोर्टफोलियो तैयार करूँगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात हुई, पर जब म्यूचुअल फंड की बात हुई तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, अलग-अलग सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन रेडी करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास कम-कम पैसे हैं। वो इन्वेस्टर्स अपना एक हैवी अमाउंट इकट्ठा करके, मतलब फंड मैनेजर के पास हैवी अमाउंट इकट्ठा होगा, ये जो एएमसीज़ होती हैं इनके पास इकट्ठा होगा और ये उसको फिर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट होता है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है।
क्लियर है? अब ये किया जाता है कि एक जैसे नेचर वाले इन्वेस्टर्स का अलग पोर्टफोलियो रेडी होता है, एक जैसे अलग नेचर वालों का अलग रेडी होता है। तो मतलब किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के आप इन्वेस्टर्स हैं, क्या आप चूज़ कर रहे हैं, किस तरह का म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये डिसाइड हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनका पोर्टफोलियो डिसाइड होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब बात करता है तो वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में बात होती थी और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हैवी नहीं मतलब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिनके फंड को प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाएगा। और करता कौन है? ये एएमसीज करती है जो स्पॉन्सर्ड होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, प्राइवेट कंपनीज इन सब से। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एएमसी के एग्जांपल्स हैं जैसे आपके एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इन इंडिया हो गया, जेपी मॉर्गन चेज हो गया, निप्पन इंडिया हो गया, आदित्य बिरला हो गया। ऐसे तमाम तरीके की एएमसीज हमारे सामने हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड चूज़ किया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एसबीआई म्यूचुअल फंड चूज़ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सिर्फ एसबीआई में पैसा लगा रही हूँ। मेरा जो पैसा है वो एसबीआई में लगेगा, नहीं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया कि ये जो एएमसी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक एएमसी है, ये हम मेरे लिए पोर्टफोलियो रेडी करने वाली है। अब वो जो भी पोर्टफोलियो रेडी करेगी उसमें मेरे पैसे को इन्वेस्ट करेगी। मतलब ये पोर्टफोलियो मैनेज किया जाएगा एसबीआई के थ्रू। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो इनके फंड मैनेजर होंगे उनके थ्रू मैनेज किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एसबीआई में इन्वेस्टमेंट हुआ, एसबीआई की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ बात समझिएगा, मतलब इनके प्रोफेशनल्स हैं जो आपके फंड को मैनेज करने वाले हैं। अब वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो रेडी किए होंगे और आपके फंड को उस पोर्टफोलियो में डालेंगे, मतलब उस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे। अब अलग अलग एएमसी अपना अलग अलग रिटर्न देती हैं। तो जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड क्लेम करेगी कि मान लीजिए कि हमारा एनुअल रिटर्न 15, 16, 17% का जाता है, कि हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्ट करता है हम अपने इन्वेस्टर्स को 17% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफर करते हैं। इसी तरह एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कहा कि भाई हम 20% का देते हैं, आईसीआईसीआई ने कहा कि हम 25% का देते हैं। तो हमें चूज़ करना है कि हमें किसके साथ जाना है, किस फंड मैनेजर को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देने हैं, किसके म्यूचुअल फंड पे हमें ट्रस्ट है। अब इनका सबका अपना पोर्टफोलियो होगा, वो आप जब चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके पोर्टफोलियोज में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, किसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और आप उस एएमसी के पास अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये सब म्यूचुअल फंड्स जो दिख रहे हैं ये एएमसी हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये नहीं होता कि हम इन्हीं में इन्वेस्ट करके रखे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये होता क्या है कि जो इन्वेस्टर होता है अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहता है तो वो कोई इंडिविजुअल शेयर या इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ परचेज़ नहीं कर रहा होता है। क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड परचेज़ करूँगी या मैं बोल रही हूँ कि मैं आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड परचेज़ करने जा रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा मैं लगा रही हूँ, 5,000 भी मैं लगा रही हूँ, तो मैं 5,000 रुपया में कोई एक सिक्योरिटीज़ किसी एक कंपनी के स्टॉक को परचेज़ कर रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य बिरला ने जो भी पोर्टफोलियो रेडी किया है, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ उन्होंने रेडी कर रखी है, मेरा वो 5,000 रुपया वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, वो बँट जाएगा उन्हीं-उन्हीं सिक्योरिटीज़ में। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सिक्योरिटीज़ को परचेज़ नहीं करते, बल्कि हम उस म्यूचुअल फंड के यूनिट को परचेज़ करते हैं। क्लियर है? और किस प्राइस पे परचेज़ करते हैं? उनकी एनएवी पे। तो हम क्या करेंगे, हम उस पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है? उस पूरे सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे उस पोर्टफोलियो का अपना एक, उस म्यूचुअल फंड का अपना एक रेट तय हुआ है, एक प्राइस तय हुई है, जिसको हम एनएवी कहते हैं, नेट एसेट्स वैल्यू कहते हैं। ठीक है? और उस पोर्टफोलियो की एक यूनिट है, ठीक है, जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड की वो एक यूनिट बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब कहने का हुआ कि अगर मैं 5,000 रुपए लगाने जा रही हूँ तो और मैंने आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड परचेज़ किया, तो आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड परचेज़ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 5,000 रुपए की कोई एक सिक्योरिटी परचेज़ की, नहीं, बल्कि मैंने आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज़ की। ठीक? अब यहाँ पे यूनिट परचेज़ करने का भी मतलब समझिएगा कि इनका जो आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड की यूनिट जो डिसाइड हुई है वो कैसे हुई है, भाई उन्होंने जिस भी पोर्टफोलियो में पैसा लगाया होगा उसके हिसाब से वो एनएबी उसका रेट तय हुआ होगा और उसके हिसाब से उसकी यूनिट। तो इनका अपना रेटिंग चलता है कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड का क्या रेट चल रहा है, एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड का क्या रेट चल रहा है, यूनिट क्या है, एनएवी क्या है, सबका ऐसे डिसाइड होता है। रेट इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो मतलब ये रेट इंक्रीज डिक्रीज ये कैसे डिसाइड होते हैं, उनके पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट से होते हैं। उन्होंने उस फंड को जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है उसमें जैसा रिटर्न आ रहा होता है उसके हिसाब से इनकी एनएवी तय होती है। तो नेट एसेट वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है।
तो कहने का मतलब कि हम किसी एक सिक्योरिटी को परचेज नहीं करेंगे, बल्कि हम उस कंपनी की, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड के एक यूनिट परचेज करते हैं। यहाँ तो बात समझ में आई। और वो यूनिट हम उस रेट पे परचेज करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, तो हम किसी एक सिक्योरिटीज़ का रेट बहुत हाई जा रहा होगा, किसी का कम जा रहा होगा। अब हम पैसे लगा रहे हैं तो हम किस हिसाब से परचेज करेंगे, किसका सिक्योरिटीज़ आएगा, ऐसा तो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कंबाइंड वे में उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट डिसाइड हो जाती है और उसका एक रेट डिसाइड हो जाता है, उस प्राइस डिसाइड हो जाता है, जिसे एनएवी कहते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो यूनिट परचेज की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो कहने का मतलब यूनिट क्या हो गया? यूनिट आपके शेयर ऑफ ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा, कि वो जो भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उस पूरे पोर्टफोलियो में आपने क्या परचेज किया, कितनी यूनिट आपने परचेज की, आपके नाम पे कितना चला गया, कितने शेयर ऑफ ओनरशिप आपकी हो गई। ठीक है। और हम किस पे परचेज करते हैं? एनएवी पे। एनएवी क्या होती है? उसी यूनिट की प्राइस होती है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और मैं करने जा रही हूँ जेपी मॉर्गन में। ठीक है। तो जेपी मॉर्गन की उस टाइम की जो एनएवी चल रही है जेपी मॉर्गन की म्यूचुअल फंड की, वो चल रही है 20 रुपीज़। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रही हूँ। तो कहने का मतलब कि अब मैं जेपी मॉर्गन में का म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रही हूँ और वहाँ की एनएवी चल रही है 20। तो मेरा क्या होगा? जो 10,000 रुपया है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा और मेरे नाम पे 500 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब मेरी 500 यूनिट हो गई। कल को एनएवी इंक्रीज हो जाएगी, 20 की जगह 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और मुझे मान लीजिए वो यूनिट सेल करनी है। ठीक है। मैंने जो म्यूचुअल फंड परचेज किया, मुझे रिडीम कराना है, मुझे सेल करना है। तो मैं अपनी 500 यूनिट को जब सेल करने जाऊंगी, तो जो एनएवी चल रही होगी उस वक्त उस कंपनी की, वो एनएवी मुझे मिल जाएगी। मान ली मैंने कहा 50 चल रही होगी, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा, वो मेरी रिटर्न वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो एनएवी ही आपके डिसाइड करती है कि आपको किस रेट पे परचेज हो रहा है और किस रेट पे आपको सेल होगा। तो नेट एसेट्स वैल्यू, और इसकी कैलकुलेशन होती है बाकायदा। यहाँ पे इन शॉर्ट हम आपको समझा रहे हैं, तो एनएवी की कैलकुलेशन वगैरह हम नहीं आपको बता रहे, बट आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। एएमसीज कंपनी क्लियर हो गया। और कैसे हम उसको परचेज करते हैं, उसमें हम यूनिट परचेज करते हो और एनएवी के रेट पे करते हैं। यूनिट एनएवी क्या होती है वो भी क्लियर हो गया। ठीक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं, इसका मतलब कि जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रहे हैं ना, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अब भाई आपको पता है कि इन्वेस्टर्स कई तरीके के होते हैं। कोई इन्वेस्टर्स बहुत रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है। फिर हर एक इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। किसी को रेगुलर इनकम चाहिए होती है, किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए होता है ना। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई रिस्क लेना चाह रहा होता है, कोई रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, कोई सेफ खेलना चाह रहा होता है, कोई बैलेंस करके चलना चाह रहा होता है। तो अब अलग अलग इन्वेस्टर हैं। ठीक है। और म्यूचुअल फंड तो कह रहा है कि भाई अलग अलग इन्वेस्टर से एक जगह फंड इकट्ठा होकर इन्वेस्टमेंट होने वाला, तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्वेस्टर किस तरह का म्यूचुअल फंड चूज करता है, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि वो किस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे हम वही टाइप्स की बात करने वाले हैं कि आप कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, और उसी से आपके फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। बात समझ में आई? उसी तरीके से आपको देखा जाता है कि भाई ये इन्वेस्टर रिस्क लेने वाला है तो उसका फंड यहाँ लगेगा, अगर उसने ये वाला म्यूचुअल फंड चूज किया है। अगर रिस्क लेने वाला नहीं तो उसने ये म्यूचुअल फंड चूज किया होगा, इसका पैसा फिर इस तरह के पोर्टफोलियो, इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे कहें, तो कितने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं? तो बेसिकली 3 होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आप किसी भी टाइम पे चाहें तो उस म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकते हैं या फिर उस म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके सामने, ओपन एंडेड है, हर टाइम ओपन है। आपको जब चाहिए आप परचेज करिए, जब चाहिए उस म्यूचुअल फंड को सेल कर दीजिए। ठीक। दूसरा आता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे परचेज और सेल की एक लिमिट है। मतलब कहने का क्या होगा कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एनएफओ आता है, आपने सुना होगा, जब सिक्योरिटीज या शेयर्स की परचेज होती है, जब कोई नई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो वो क्या लाती है? आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ लेके आती है। इसी तरह जब म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम इशू होता है तो एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर आता है। ठीक है। तो जैसे मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक नया लॉन्च कर रहे हैं, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, तो वो उसका एनएफओ लेके आएंगे, तो वो फर्स्ट टाइम लाया जाए। जैसे आईपीओ है वैसे समझिए एनएफओ है। तो जब क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में एनएफओ आता है और आपको वो परचेज करना होता है और उसकी मैच्योरिटी भी फिक्स कर दी जाती है कि भाई इतने टाइम को आपको सेल करना है। ठीक। अब जब एक बार ये रजिस्टर हो जाता है या फिर जब ये एनएफओ क्लोज हो जाता है, उसके बाद इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होने लगती है। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। मतलब एक स्पेसिफिक
टाइम पीरियड में आपको डिसाइड हो गया इसकी मैच्योरिटी भी और ओपनिंग पीरियड भी कि कब आप इसे परचेज कर सकते हैं, हर समय से परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर एक आता है हमारा इंटरवल फंड। इंटरवल फंड में क्या होता है, दोनों की फीचर्स कंबाइंड है, मतलब ये आपको परचेज करने या रिडीम करने के लिए है, आपको एक प्री डिटरमाइंड इंटरवल पे ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल करा देता है कि भाई अब आप परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरवल फंड, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर के बेस पे कि इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, क्लोज एंडेड में जाता है या इंटरवल में जाता है। अब आता है कि इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, किस तरह का इन्वेस्टर है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है और उस तरह के पोर्टफोलियोज को एएमसी कंपनी सेलेक्ट करके उनके फंड को इन्वेस्ट करती हैं। तो तमाम तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, है ना, और पैसे अलग अलग हैं और फिर इकट्ठा होकर इन्वेस्ट होना है, तो उन सबको ध्यान में देते हुए इन्वेस्टर चूज करता है कि मुझे किस तरह का म्यूचुअल फंड चाहिए और उसी के बेसिस पे वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है। जैसे पहला हमारा आता है इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड क्या क्या कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने चूज किया कि मुझे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मेरा फंड है वो ऐसी कंपनीज में लगे जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स सेल कर रही हूँ या इक्विटी जिनमें सेल हो रहा है, शेयर्स वगैरह में जिनमें डील हो जा रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे चाहिए, ठीक है। तो आपने सोचा कि मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कराइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आएगा, अगर किसी इन्वेस्टर ने अपना म्यूचुअल फंड परचेज किया और वो इक्विटी फंड परचेज किया, तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजर को, फंड मैनेजर को ये पता चल जाता है कि ये इन्वेस्टर वो है जो कैपिटल एप्रिसिएशन को ऑब्जेक्टिव लेके इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाने वाला है, तभी वो इक्विटी फंड चूज कर रहा है। अब वहाँ पे भी आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस कंपनी के लार्ज कैप फंड में लगा रहे हैं या स्मॉल कैप में या मिड कैप में। अब ये क्या होता है, देखिए लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप जो टॉप 100 कंपनीज है ना, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा, लार्ज कैप का मतलब भी समझ लीजिएगा, लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पूरे स्टॉक मार्केट की जो टोटल वैल्यू है उसमें उन कंपनी की वैल्यू सबसे हाई होती है। जैसे मान लीजिए 100 है, तो अब लार्ज कैप का टोटल मान लीजिए 100 है, स्टॉक मार्केट में टोटल वैल्यू 100 जा रही है, तो अगर मान लीजिए कंपनी ए है और इसका मार्केट कैप हाई है, तो अगर वो होता है कि ये हो सकता है कि 100 में से 20 या 30, मान लीजिए 30 मार्केट कैप किसका हो गया, ए का हो गया। इसी तरह बी के भी 20 मार्केट कैप है, सी के 50 मार्केट कैप है। तो मतलब ये वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में ज़्यादा पकड़ है, इनका ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है, ज़्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ कैपिटल इनकी इन्वेस्टेड है यहाँ पे, तो उनको हम लार्ज कैप फंड कहते हैं। तो ऐसी कंपनीज कैसी होती हैं, टॉप 100 कंपनीज होती हैं। तो जब आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की बात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए निपॉन इंडिया हो गई लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, तो आप सेलेक्ट करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाता है फंड मैनेजर को कि ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इस तरह के इन्वेस्टर्स को एक साइड करिए और इनके फंड को इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। इसी तरह हमारा आता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड मतलब 100 के बाद से 250 के अंदर जो कंपनीज आती हैं उनको मिड कैप फंड कहा जाता है। तो ये लार्ज कैप फंड के अगर कंपैरिजन में बात करें तो ये अच्छा ग्रोथ देती हैं, मतलब लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ देंगे, पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, हायर रिस्क रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा रेट देगा वो रिस्क भी तो है कि ज़्यादा रेट अगर दे सकता है तो ज़्यादा रेट से डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक आता है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स का मतलब हो गया ये टॉप 250 के बाद की जो कंपनीज है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब अलग अलग एएमसी कंपनीज, अब टॉप 250 के बाद जितनी भी कंपनीज है उसमें से वो खुद पिक करेंगे कि भाई किस में हमारा फंड इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इसी तरह टॉप 100 कंपनीज है तो सब में थोड़ी लगाएंगी, वो टॉप 100 में भी चूज करेंगे कि कौन कौन सा है। तो अलग अलग एएमसी कंपनीज अपनी अलग अलग कंपनीज चूज करके रखी हैं, अब उसी में आपका पैसा लगने वाला है, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड आपको समझ में आ गया कि कौन है, बट कंपैरिजन टू मिड कैप ये उससे भी ज़्यादा रिस्की होती है और ग्रोथ पोटेंशियल भी इसमें ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड, पर ये रिस्की ज़्यादा है ना, इसमें डर लगता है कि भाई ये कहीं ले ना डूबे, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। फिर एक हमारा आता है मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप फंड। तो इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होता है आपके फंड का वो तीनों में हो जाता है, मतलब उसमें कुछ लार्ज कैप में भी पैसा लगेगा, कुछ मिड कैप में भी लगेगा, कुछ स्मॉल कैप में भी लगेगा, तो आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इक्विटी में भी अलग अलग डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि अलग अलग कंपनीज में थोड़े थोड़े पैसे लगे हुए हैं, ठीक। एक आता है ईएलएसएस। तो ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये बेसिकली टैक्स बेनिफिट देता है ना। तो बस इसमें क्या होता है कि 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल तक आप सेल आउट नहीं कर सकते अगर परचेज कर लिया आपने। तो ये क्या हो गया कि वो इन्वेस्टर्स जो टैक्स बेनिफिट के लिए आए हैं तो वो ईएलएसएस स्कीम को चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तो हमारा इक्विटी फंड आ गया, सेकंड आता है हमारा डेब्ट फंड, ठीक है। डेब्ट फंड में कैसे आता है,
अब डेब्ट फंड का मतलब हो गया कि अब आपका पैसा ऐसे सिक्योरिटीज़ में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगने वाला है, जो फिक्स्ड इनकम देती होंगी। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, ट्रेज़री बिल, डेब्ट, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होने वाला है कि आपको इतना रिटर्न, इतना इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा। आपको रेगुलर इनकम होगी बेसिकली, इस तरीके से समझिएगा। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर इस तरह से चूज़ करेंगे आप। तो डेब्ट फंड चूज़ में जैसे आपने लिक्विड फंड चूज़ किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होगा जिनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज़ होगी, मतलब बहुत ईज़िली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। फिर एक हमारा आता है गिल्ट फंड्स। ये क्या करते हैं, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू का एटलीस्ट 80% ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। गिल्ट टेक मतलब कोई आपको कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क है कि पैसा डूबने के बाद जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। लेकिन साथ में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क भी रहता है कि अगर दूसरी कंपनीज़ के बॉन्ड परचेज़ करते हो तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, पर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंपैरिजन टू लो हो। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक यहाँ पे रहता है, पर सेफ्टी बहुत रहती है। तो ये गिल्ट फंड हो गया, ठीक है। तो आप किस तरह रेगुलर इनकम चाह रहे हैं, पर आप रेगुलर इनकम स्टेबल चाह रहे हैं, कैसी चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप ये भी चूज़ करेंगे। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉर्पोरेट, जो कंपनीज़ के बॉन्ड है, जो उनके डेब्ट्स वगैरह हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसमें उस तरह की कंपनीज़ के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ किया जाता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है। हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, है ना, जैसे केयर वगैरह करके, ये लोग क्या करती हैं, रेट करती हैं डेब्ट को, डिवेंचर्स को, सबको, हर इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग करती है। तो जिनकी हायर रेटिंग होगी उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हमारा एक आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट मूव करता है ना, उसमें फ्लक्चुएशंस होती है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप उसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करते हैं कि भाई साल भर के लिए होगा, 5 महीने के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, 2 साल, तो उसकी ड्यूरेशन को आप चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक, ये तो डेब्ट हो गया। अब एक आता है हमारा हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड का क्या मतलब हो गया, देखिए हाइब्रिड फंड का मतलब हो गया कि मिक्स ऑफ एसेट्स क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मतलब आप इक्विटी में भी करना चाहते हैं, आप डेब्ट में भी करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं बैलेंस ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनकम जनरेशन भी चाहते हैं, तो इसलिए आप हाइब्रिड फंड में डालना चाहते हैं। अब जब हाइब्रिड फंड में डाला जाता है तो वहाँ पे भी चूज किया जाता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डालना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एग्रेसिव मतलब रिस्की ज़्यादा, मतलब इक्विटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उस पैसे का 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, रिमेनिंग पोर्शन जो है डेब्ट में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर वहीं आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज किया तो आपके पूरे पैसे का 75 to 90% डिवेंचर या डेब्ट में सिक्योरिटीज जो है उनमें इन्वेस्टमेंट होगा और रिमेनिंग आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 डिफरेंट एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे इक्विटी भी होगा, डेब्ट भी होगा और गोल्ड में कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें ये भी ध्यान देते हैं कि एटलीस्ट 10% तो तीनों में हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम 10% तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मतलब डिफरेंट हो सकते हैं कोई भी, पर 3 एसेट क्लास में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विटी, डेब्ट और कोई और आपका रहेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। तो ये जो आप चूज करेंगे ना, उसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव फंड मैनेजर समझ जाते हैं और इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, म्यूचुअल फंड को आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बेसिकली हर जगह फंड को मैनेज करने की बात हो रही है। यहाँ पे कॉर्पस मैनेज किया जाएगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, और हर एक पे जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ने वाली है, रिस्क का परसेंटेज भी कम पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप SIP वगैरह, बहुत तरीके हैं, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप SIP में 1000 रुपये के भी म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। आपने जैसे बना लिया कि 1000 रुपये हर महीने मेरे अकाउंट से कट जाए, तो अपने 1000 रुपये का म्यूचुअल फंड, अब आप जो भी म्यूचुअल फंड चूज़ किया है, तो जिस दिन आपका पैसा कटा उस दिन उसका जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ आपका 1000 रुपये इन्वेस्ट हुआ, उस दिन जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी। अब आपके यहाँ यूनिट क्रेडिट होती जा रही है, टोटल यूनिट जितनी बन गई, जब कभी आपको रिडीम करना होगा उस टोटल यूनिट को उस दिन जो रेट चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई होकर आपको पैसा मिल जाएगा। तो SIP भी बहुत बढ़िया प्लान है। तो बहुत तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को, और अभी बहुत सेफ साइड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।